अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन और मैं हूं महक असलम और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड एज वेल। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और जिस तरह प्रोग्राम के आखिर में कहते हैं एहतियात कीजिए और वैक्सीनेशन करवाइए, तो उम्मीद है कि जिसकी वैक्सीनेशन रहती है वो करवा रहा होगा। एनीवेज जी, बहुत से और मामला थे जिस पर आज हमने आगे चलकर बात करनी है। सबसे पहले हम एग्जैक्टली जी एजुकेशन सेक्टर से मुतालिक बात कर लेते, चूँकि कोविड के इस माहौल में पहली मरतबा इम्तिहान होने वाले हैं। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात जब हम बात कर रहे हैं तो क्या तालीमी इदारे इम्तिहानात लेने के लिए तैयार हैं? ये तो एक अहम सवाल है, लेकिन क्या हमारे बच्चे, हमारे काके भी तैयार हैं इम्तिहान देने के लिए? अब तो एहतजाज नहीं करना चाहिए, चूँकि अब बड़ी आसानी कर दी गई है कि सिर्फ इलेक्टिव एग्ज़ाम्स आपने देने हैं। तलबा को फासले से बिठाना, SOPs की अमल दरामद उसका यकीनी बनाना, ऐसे माहौल में ये एग्ज़ाम्स होंगे। 9th 10th 11वीं और 12वीं इनके जो तलबा हैं, अब उनको इम्तिहानात जब देने हैं तो इलेक्टिव मज़ामीन पर इम्तिहान देना। इस पर मैं ये सोच रहा था कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मैट्रिक में सिर्फ आपने एक पेपर देना है, बिकॉज ज़रा उसमें या तो मैथ्स या तो कंप्यूटर साइंस या तो बायोलॉजी, इसका आपको एग्ज़ाम देना, मतलब दैट वही इलेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं। अच्छा, ये तो एक मामला है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मसला पाकिस्तान का वो क्या है जनाब? गदागर हमें नज़र आते हैं हर जगह पर, चौक चौराहों पर, सिग्नल्स पर, जहाँ गाड़ी रुकी, इवन मार्केट आप जाएं तो तंग किया जाता है। गदागर वहाँ पर मौजूद होते हैं। इस्लामाबाद ने एक एग्जाम्पल सेट की है और गदागरी का वहाँ से ख़ात्मा किया है। और ये जो मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं ना, तो अब ये तरीके भी ख़त्म हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पर इंसानी सेहत के लिए साइकिल की कितनी ज़्यादा अहमियत है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। और जब हम बात करें तो फिर हमें लगेगा कि हर घर में एक साइकिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी, जिसके नताइज हम देख रहे हैं कि अब सामने आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात कई ममालिक के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कुवैत की अगर हम बात करें तो कुवैत से वीज़ों की बहाली और अबू धाबी के वली अहद और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो राबता हुआ, जिस पर हमारी शाह सबसे बात भी हुई थी। और साथ ही साथ ताजिकिस्तान के सदर का जो दौरा है पाकिस्तान, कल वो पहुंचे पाकिस्तान, 2 रोज़ा उनका ये दौरा है। दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ ताजिकिस्तान के सदर का पाकिस्तानी फ़ज़ाओं में शानदार इस्तकबाल हुआ। ये मनासिर हमने आपको दिखाए थे। पाक फ़ज़ाइया के J-17 थंडर तैयारों ने ताजिक सदर के तैयारे को पाकिस्तानी हुदूद में प्रोटोकॉल दिया। और हम देखते हैं कि जब भी कोई खुसूसन मुस्लिम कंट्री से आता ना, तो इसी तरह से उनका इस्तकबाल किया जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि ताजिकिस्तान को बिल्कुल अपना नेबर समझना चाहिए, बिकॉज ताजिकिस्तान दूर नहीं है, सिर्फ 10 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर है। आप गए कभी? मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा हमेशा की तरह। तो हमारे नेबर है तो ज़ाहिर है इससे हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे होने चाहिए। ताजिक सदर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में एक बार फिर दोहराया कि एक और हमसाया हमारा भारत, इससे जो तिजारत है कि तब तक नहीं हो सकती जब तक मकबूजा कश्मीर की जो स्पेशल उसकी हैसियत है उसको बहाल नहीं किया जाता। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान इसको मुश्तरका चैलेंजेस का सामना, ये भी इमरान खान साहब ने कहा कि मिलकर मुकाबला करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। 2 तरफा तिजारत और दिफा, इसमें ताउन बढ़ाया जाएगा। ताजिक सदर ने कहा कि पाकिस्तान एक काबिल एतमाद दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है और इससे ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और शुएब, अब अदब बर्दाश्त के रवैये की हम बात कर लेते हैं, जो कि आए दिन वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ कराची की बात है कि कराची में एक अफसोसनाक वाक़या देखने में आया। डिफेंस में निजी TV चैनल के ड्रामे की शूटिंग के दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। प्रोडक्शन हाउस के मुलाजमीन ने सही कहा भी कि बाहर धूप है, गर्मी में बैठ के वो खाना नहीं खा सकते, बस जब हम खाना खा लेंगे तो यहाँ से हट जाएंगे। जिस पर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो तैश में आ गया, गुस्से में आ गया और जनाब उसने क्या किया कि फायरिंग की और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। और मुबैना तौर पर जो फायरिंग की गई है, पुलिस इसके मुताबिक ये कहती है कि पुलिस का ये कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग ज़मीन से टकराने के बाद जो है वो छर्रे वहाँ मौजूद थे जो अफराद को लगे हैं। उसने किसी खुसूसी शख्स को निशाना बनाकर छर्रे नहीं मारे। मामूली ज़ख्मी भी हुए हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं उन्हें जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया, बाद में उन्हें घर भेज दिया गया। इस वाक़े की तहकीकात पुलिस कर रही है। लेकिन इतनी अदम बर्दाश्त कि अगर कोई आपको आगे से छोटा सा जवाब दे रहा है और आप उसके ऊपर इस तरह से फायर खोल देते हैं या फायर कर देते हैं, और फिर जो सिक्योरिटी गार्ड का मालिक है वो ये कहता है कि इसके अंदर अदम बर्दाश्त शुरू से ही है, ये गुस्से का तेज़ है, तो फिर आपने इसे रखा क्यों? आपने इसे रखा क्यों? और अक्सर तो ये होता है कि कंपनीज होती हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड देती हैं, तो वो ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाती फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को? अच्छा जी, एक और मामला, इस पर तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर तनकीद भी हो रही है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं। मलाला यूसुफजई साहिबा की हम बात करें, तालिबात के लिए रोल मॉडल समझी जाने वाली मलाला
जब इनकी हम बात करते हैं तो कम उम्र तरीन नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी है ये, समाजी कारकुन है ये, और बरतानवी फैशन मैगज़ीन के सरवर की जीनत भी बनी। लेकिन जो इंटरव्यू उन्होंने मैगज़ीन को दिया, इसमें एक जुमला उनका ऐसा था जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। वो क्या था? वो कहते हैं पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं, अगर किसी को ज़िंदगी में शामिल करना है तो उसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों ज़रूरी हैं, क्या ऐसे ही पार्टनर बनकर साथ नहीं रह सकते? अब इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। वो बहरहाल ये खुद वो ये कहती हैं कि उनके इन ख्यालात पर उनकी वालिदा भी उनसे नाराज़ होती हैं और वो कहती हैं कि पुत्र शादी तो होएगी, शादी तो करना पड़ेगी। अच्छा, ये सिर्फ उनके ख्यालात है और मेरे ख्याल से कि हमारे मुआशरे में इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, लेकिन शायद अभी हमारे मुआशरे में ऐसी एक कबूलियत नहीं है कि इन ख्यालात को कबूल किया जा सके कि आप ओपन लिविंग रिलेशनशिप की बात करें ना। तो जो मलाला ने कहा उसका मैं तो अपने तौर पे यही मतलब लेती हूँ कि उन्होंने अपनी जहनीत की अक्कासी की है कि शायद जिस माहौल में वो रहती हैं, जिस जगह पर वो रहती हैं, शायद वहाँ पर तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए इतनी तनकीद। हमारा दीन ज़ाहिर है दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। खैर आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ की इजाज़त जिसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है कौन क्रिकेट शायकीन। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस जो हैं वो कब शुरू होंगे? शायकीन की बेताबी बढ़ती जा रही है क्योंकि खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ कर दिया मगर अभी तक इवेंट के दोबारा आगाज़ की तारीखें फाइनल नहीं हो सकी। हो जाएंगी जल्दी टाइम देना, कुछ मिनट और दे दें, कुछ घंटे और दे दें। 7, 8, 9 तारीखों की कल हम बात करें। यस, और अगर भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को इजाज़त मिल जाती है तो फिर ये 7 जून से इसका आगाज़ हो सकता है। और 5 जून से कह रहे हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि थोड़ा डिले होगा। 9 जून से इसका आगाज़ होगा, कुछ मैचेस कम होंगे और क्योंकि 20 को इन्होंने बहरहाल फाइनल करवाना है। उसके बाद फिर पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनको दौरा इंग्लैंड के लिए जाना है। अगली फ्लाइट उन्हें अगली फ्लाइट फड़नी है तो वो जनाब अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जो वहाँ पर है क्या वो मैच एंजॉय कर सकते हैं स्टेडियम में जाके या नहीं? मुझे लगता है नहीं। आई एम नॉट श्योर कि इजाज़त है या नहीं है। अगर होगी तो शायद थोड़े से शायकीन जा पाएंगे। अगर होगी तो हम आपको भेज देंगे। आप जो कह रहे थे ना कि आपको क्रिकेट से बड़ा अच्छा, मैं जाऊँ पहले क्वारंटीन पूरा करूँ फिर मैच 14 दिन और उसके बाद वो मैच खुद ही खत्म हो जाए। मैं नसीबो लाल का गाना ना गा लूँ यहीं पे बैठ के देखेगा क्राउड। तो जनाब ये जो क्रिकेट शायकीन की बेताबी है इंशाल्लाह बड़ी जल्द खत्म हो जाएगी। अच्छा हाँ, अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे महक के आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में यूँ तो बात की थी जो बच्चों के एग्जाम्स होने हैं, लेकिन कल आपने हमारे रिपोर्टर का सवाल सुना तो मिफ्ता इस्माइल से किया गया था और थोड़ा सा वो ऐसे वैसे हो गए थे। तो मैंने इस पर ये बात की कि जब आपने ऑनलाइन पढ़ा हो और फिजिकल एग्जाम हो जाए तो फिर ये हो जाता है। लेकिन उम्मीद है कि हमारे जो तलबा हैं वो अच्छी तैयारी, जब आपकी सेलेक्टिव मजमून हो जाए ना, बड़े कम हो जाएं तो फिर तो तैयारी कर ही लेनी चाहिए। आगे बढ़ते जनाब, क्या आप भी लंबे वॉइस नोट से परेशान हैं? मैं उन लोगों में हूँ जो परेशान था, लेकिन अब मेरी परेशानी खत्म हो गई है। अब मैं लगाता हूँ उसमें 2 टाइम्स सुनता हूँ इकट्ठा पूरा मैसेज। मैंने कल ये फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा, मैं तो पिछले पूरे हफ्ते से एंजॉय कर रहा हूँ। इसका नहीं पता था। तो आपके लिए व्हाट्सएप ने एक नया फीचर मुतारिफ करा दिया, शुएब ने पहले बता दिया है, जिससे अब सार्फिन अपनी मर्जी के मुताबिक वॉइस नोट को जल्दी सुन सकेंगे। और जनाब वॉइस नोट के आगे अब 1.5x 1x और 2x मेंशन होगा, जिससे आप जिस रफ्तार में चाहें पैगाम भेजने वाले के पास होगी। लेकिन ये कितनी ज्यादती है ना कि बेचारा इतना लंबा मैसेज नहीं। तो आप देखें कुछ लोग होते हैं वो ना एक ही बात को इतना लंबा करके भेजता है, दिल करता है कि फिर तेज ही सुन लो, कि पूरा सुन भी लो। हाँ। और उसे समझ आ जाती है। वैसे आप तो कल सुन भी रहे थे। मैं तो पूरा हफ्ता बता रहा हूँ ना, मैं तो पूरे हफ्ते से ये सुन रहा हूँ। अच्छा, वैसे मेरे साथ होता है, मैं 3 दफा सुनूं तो मुझे समझ आता है अगले बंदे ने क्या कहा। हाँ जी, अगर आप रश में हो तो वाकई ऐसा होता है, अदरवाइज सुकून से बैठ के हो तो आप ये कर लेते हैं। मैं उस दिन अपनी बेगम को तंग कर रहा था। मैंने अपनी वाइफ से उस दिन कहा जाके, मैंने कहा तुमने मुझे आज जो वॉइस नोट भेजा मैंने तेज करके सुना, मुझे बड़ी हंसी है, तो बड़े तेज बोल रही थी, कहती है बड़ी बदतमीज है आप। मैंने कहा तुम भी सुनो, एंड वी बोथ एंजॉयड दैट मैसेज। जो तेज ज़ाहिर है मैसेज तो वही आता है ना कि ग्रॉसरी करनी, ये चीज़ आपने लेकर आनी है। पक्का बेगम सिर्फ यही मैसेज भेजती है। ज्यादा मैसेज ऐसे ही होते हैं। शादी के बाद काकों बाकों के बाद मैसेज यही हो जाते हैं, दूध डायपर ये चीज खत्म हो गई। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी आवाज सुनना पसंद नहीं होता, मतलब ऐसे जैसे मैं हूँ, अगर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती तो मैं वापस नहीं सुनती कि मैंने क्या भेजा, क्योंकि मुझे अपनी आवाज सुनना नहीं पसंद। अच्छा, लेकिन आप मेरा मैसेज जो है ना वो 2 टाइम्स पे नहीं सुन सकती। क्यों? मैं वैसे ही बहुत तेज बोलता हूँ। अगर आपने 2 टाइम्स किया आपको समझ ही नहीं आएगी। आप यकीन करें कभी मैं अपने मैसेज दोबारा सुनता हूँ, मैं कहता हूँ ये मुझे समझ नहीं आ रही, तो अगले बंदे को क्या समझ आएगी। अगर आप अब आहिस्ता
بھی بولتے ہیں, تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارے آہستہ بولنے سے شعیب سمیت بہت سارے شعیب جیسے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی, تو یہ کیا کریں گے, جلدی جلدی سننے والی آپشن پہ پریس کر دیں گے, اس کو کلک کر دیں گے, اور وہ پھر جلدی جلدی اور میں تمام آڈیو نوٹس کرنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں پلیز چھوٹا میسج بھیجا کریں, لمبے لمبے میسج نہ بھیجا کریں. اچھا آپ لکھ کے بھیج دیں, مجھے زیادہ لکھنے کا وہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ ٹائپ کر دیں. آپ جب بول کے میسج بھیجنا, مجھے لگتا ہے کہ وہ ارد گرد بیٹھے ہوئے 10 لوگ بھی آپ تو آپ ایسے کان لگا کے سنیں نا اپنے ضرور. نہیں, جب آپ بول رہے ہیں, بھیج رہے ہیں. اچھا یس, تو اس وقت آپ لکھتے ہیں. اینی ویز ٹھیک ہے جی, بڑھتے ہیں آگے. ایک خوشی کی خبر بھی آئی ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. ننھی پری آئی ہے جناب احمد شہزاد کے گھر. یہ ننھی پری یعنی ننا مہمان, اس لیے احمد شہزاد کو بھی ہم کہتے ہیں مبارک ہو, اللہ نے آپ کے گھر میں رحمت بھیجی ہے. رحمت بھیجی. اور ہم جب بھی رحمت کی بات کرتے ہیں, ہم جب بھی بیٹیوں کی بات کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کے گھر رحمت بھیجتے ہیں, اور رحمت کی وجہ سے بہت زیادہ رحمتیں مزید آپ کے گھر آتی ہیں. تو اللہ پاک آپ کی بیٹی کے نصیب بڑے اچھے کرے, کیونکہ جب بھی اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے, سب کے بیٹوں کے نصیب بھی بہت اچھے کرے, دونوں کے نصیب بہت اچھے کرے. بیٹوں کو ضدی ہونے سے بچائے, کیونکہ میں نے آج تک جس کے بھی بیٹے دیکھے نا, وہ اتنے ضدی ہوتے ہیں, وہ اتنے ضدی ہوتے ہیں. تھینک یو مہک, تھینک یو. سمجھ گئے, یہ آپ نے موسیٰ کا ذکر کر دیا ہے آسانی کے ساتھ. یہ واقعی شی از رائٹ. بیٹے جو ہے نا وہ تھوڑے سے ایسے ہوتے ضدی ہوتے ہیں. میری بیٹی بڑی ہے, وہ ضد نہیں کرتی, بیٹا بہت زیادہ ضد کرتا ہے. اینی ویز جی, اللہ سب بچوں کو خوش رکھے, مسکراتا رکھے. اچھا جی, بڑھتے ہیں آگے. اور جس طرح ہم نے آج پروگرام کے آغاز میں بات کی, بیچ میں پھر بات کرتے ہیں, چونکہ یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس نے بہت آرام کر لی, ویسے آرام کے ساتھ احتجاج بھی بہت کر لی ہے. احتجاج کر رہے تھے کہ وی آر ناٹ ریڈی فار دا ایگزامینیشنز. تو جناب ان کی آسانی کے لیے ایک تو یہ ہوا پہلے کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آئیں اسکول اور کالجز, اب آپ فزیکل بیٹھ کے پڑھیں, اور اب ایگزامز ہوں گے. تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا ایگزام کو, اور اب یہ بھی کہا گیا کہ وداؤٹ ایگزام تو بھیا سوچیں مت کہ آپ پروموٹ ہو جائیں گے, لیکن الیکٹیو ایگزام آپ کو دینا ہوگا, یعنی جو اختیاری مضامین ہوتے ہیں ان کا آپ کو پرچہ دینا پڑے گا. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ امتحانات ہر صورت ہوں گے, اور طلبہ کو ریلیف اس طرح سے دیا گیا کہ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان کے جو 4 مضامین ان کا امتحان جو ہے وہ لیا جائے گا. انٹر والوں کی بھی میں نے جس طرح بات کی, اختیاری مضامین کا پرچہ دینا ہوگا. ایگزامینر کے لیے ویکسین بھی لازمی قرار دی گئی ہے. اور میں نے سنا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کاشف ادیب جادوانی صاحب نے, اور چیئرمین پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ طارق شاہ صاحب نے. کاشف صاحب گڈ مارننگ. طارق صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو نیا دن. بڑا ضروری اور بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے اس پر بات کرنا کیونکہ ہم نے اس پہ احتجاج بھی دیکھا, اس پہ والدین کے مطالبات بھی دیکھے, اس پہ اسٹوڈنٹ کا ایک ایسا مطالبہ کہ تھوڑا سا وقت دے دیا جائے, شاید پھر ہم امتحان اچھے دے دیں. اس لیے اس ٹاپک پر بات کرنا بہت ضروری ہے. کاشف صاحب سب سے پہلے آپ سے سوال ہے میرا کہ کرونا کے دوران پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے امتحانات ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مینجمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ انتظامات بڑے اچھے ہوں گے, ہر کسی کو وہ تمام تر سہولیات ملے گی جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو کیا واقعی انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. دیکھیں انتظامات کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ہم 1.5 سال سے آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے جس طرح کہ آن لائن اسٹڈیز کے حوالے سے, اور جس طرح سلسلہ چل رہا تھا کہ کس طرح کی ہماری لرننگ آؤٹ کمز ہو رہی ہیں, اور وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھے. تو اب آپ نے جو دیکھا خود ابھی شعیب صاحب نے کہا کہ پروٹیسٹ کے اوپر یہ ڈیسیجن لیا گیا, اور یہ واقعی ہی پروٹیسٹ کے اوپر ڈیسیجن لیا گیا ہے. اس میں تو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے نہ تو مشاورت ہوئی ہے, نہ کسی ایسوسیشنز کو بٹھایا ہے, نہ پرائیویٹ سکولز کے نمائندوں کو بٹھایا گیا ہے. اب وزراء نے وہ جو ایک کر دی ہے اس میں لے آئے یا ڈیسیجن لے آئے ہیں, اب اس کو ہمیں بعد میں خاصہ اس کو اب سمجھے کہ امپوز ہوگی یا اس کو ماننا پڑے گا. اب سلسلہ یہ پروٹیسٹ کے اوپر آپ اس طرح کے ڈیسیجن نہیں کر سکتے, اور جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ابھی 4th کے لینے ہیں, اس کے جو بعد کے ریپریکشنز ہوں گے, جو فیوچر اسپیکٹس ہوں گے, وہ بڑے گمبھیر ہوں گے. جب کالجز میں داخلہ لینا ہے, جب یونیورسٹیز میں جانا ہے, جب میرٹس بننے ہیں, کسی نے میڈیکل میں جانا ہے, جب انجینئرنگ میں جانا ہے. اور میں پنجاب کی آپ کو ایک ٹرینڈ کی بات بتا دوں کہ پنجاب میں کئی سالوں سے یہ کرونا سے پہلے کی بھی بات ہے کہ یہاں پہ میٹرک میں جو ایگزامینیشن ہوتی ہے مور دین 50% بچے ویسے ہی فیل ہوتے ہیں. اور جب کرونا کے دنوں میں یہ جو سلسلہ ہوگا, اس میں ہمیں یہ خدشہ ہے کہ بہت زیادہ فیل ہوں گے. جب سپلیمنٹری ایگزامز ہوں گے تو گورنمنٹ سپلیمنٹری ایگزامز میں کیا کرے گی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. کاشف صاحب اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات اس ٹھیک طریقے سے نہیں مینج کیے جا رہے, تو آپ کی نظر میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ تمام پیپرز کے ایگزامز ہونے تھے پھر؟
देखिए जो माहिरीन तालीम कह रहे हैं कि पेपर के एग्जाम सबके होने चाहिए थे। अच्छा, अगर आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इलेक्टिव्स में अच्छे होते हैं, कुछ कंपलसरी में अच्छे होते हैं, नंबर्स आपको वहीं से आगे पीछे होते हैं और मेरिट से होते हैं, एक एक नंबर से मेडिकल अगर आप जाएं, लेकिन सर लेकिन इलेक्टिव की तो इम्पोर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि जाहिर है उसी ने आगे तय करना है, उसी ने समत दिखानी है कि आप बच्चे ने किस तरफ को जाना है, नहीं? सच सम तो दिखानी है, लेकिन यहाँ पे जब नंबर गेम्स की बात आती है ना, हमारी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के जो मेरिट्स हैं ये सारा डिपेंड करता है आपके नंबर्स पे। जो काशिफ साहब आपको नहीं लगता कि ये तो ज्यादती होती थी स्टूडेंट्स के साथ कि कोई बच्चा अगर इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ में ज़्यादा अच्छा है, वहाँ ज़्यादा मार्क्स ले रहा है और उसका फिर मेरिट बन जाता है फॉर मेडिकल, हालांकि जो बायो में बहुत अच्छा है उसका वो मेरिट में नहीं जगह बना पाता? देखिए शोएब साहब, मसला ये है कि पिछले साल भी विदाउट एग्जामिनेशन बच्चे पास हुए हैं और वो बच्चे भी पास हुए हैं जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, जिन्होंने पढ़ा भी नहीं था। और जिस टाइम ट्रेंड चल रहा है जो मैट्रिक में कि ये हर साल 50% ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, उनको भी पास किया गया। तो ये वाली लॉट जब आगे आएगी तो आप खुद देखें कि तालीम का जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ पे जाएगा, कि जो कॉलेजेस में जाएंगे कहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती इस तरह भी हुई है, जहाँ पे हम नंबर ज्यादा ले सकते थे उन सब्जेक्ट्स को वहाँ पे खत्म कर दिया गया और हमें नंबर लेने से रोक दिया गया। सही। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपने आप को तैयारी रखते हैं। कुछ लाइक जो स्टूडेंट होते हैं वो तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करके रखते हैं। उन्होंने अपने फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को देखना होता है, कहाँ पे दाखिले लेने हैं। मेडिकल के हवाले से शफकत महमूद साहब ने भी कहा था और मुराद राज साहब तो एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने भी कहा था कि आपने जब मेरिट बनना है तो इन चीजों को देखना पड़ेगा, सारी चीजों को। और ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से ये मिनिस्टर साहब ने भी कल कहा था कि ऑनलाइन का मतलब ये है कि चीटिंग करना। बिल्कुल ऑनलाइन की तरफ तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया और इसकी अफादियत भी खो दी ऑनलाइन ने। आपने खुद भी देख लिया, सारा साल आप अपने प्रोग्राम में ऑनलाइन के हवाले से भी करते रहे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और गवर्नमेंट ने भी 1.5 साल तक ऑनलाइन के हवाले से कोई वर्किंग भी नहीं की। अभी भी हम वाइब हैं और अभी भी हम डाउट में है कि अभी ये जुलाई का जो 10 जुलाई के बाद जो बच्चों को कहा गया है एग्जामिनेशन होनी है, इसके बारे में भी अभी फिर भी हम डाउट में है कि कंफर्म नहीं। खुदा न खास्ता, जिसका शफकत महमूद साहब ने कहा है कि अगर ये ट्रेंड नीचे रहा कोरोना का तो तब हम एग्जामिनेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई इसमें ट्रेंड पे स्पाइक आई तो हो सकता है कि हमें चेंजेस भी करनी पड़ जाए। तो यू नेवर नो कि हम तो अभी वो दोराए में खड़े हुए हैं कि कोई डिसीजन दोबारा भी चेंज हो सकती है। तो काशिफ साहब हालात पे मुनहसिर है ना, खुदा न खास्ता अगर हालात काबू में नहीं आते तो फिर तो फैसला लेना ज़रूरी भी है। तारिक साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, जो बात काशिफ साहब करें आप उससे मुत्तफिक हैं और जो उनका शिकवा है कि हमें ना पूछा गया, ना बुलाया गया, ना कोई मुशावरत की गई? बिल्कुल, देखिए मैं 100% एग्रीड हूँ। कल से हम भी इसमें मुशावरत कर रहे हैं काफ़ी लोगों से कि इसका डिसीजन की बेसिस क्या थी कि ये जो सब्जेक्ट्स को कम कर दिया गया। जबकि आप ही देखें, मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताऊं कि प्राइवेट जितने भी तालीमी इदारे हैं उन्होंने किसी ना किसी तरह जो है अपने 9th और 10th जो मैट्रिक है उनको तालीम देने की कोशिश की है, चाहे ऑनलाइन स्टडी की तरह हो, चाहे स्कूल जो 2-2 महीने के लिए बीच बीच में आए हैं उनमें पढ़ाया है, होम स्टडी करवाई है। तैयारी अभी भी वक्त है कि हम फिजिकली बुलाकर तैयारी करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये देखें कि सरकारी स्कूलों को देखकर अगर ये सारी फैसले किए जाएंगे तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी हो जाती है कि सरकारी स्कूल के बच्चों ने नहीं पढ़ा, उनके पास कोई ऑल्टरनेट मेथड नहीं था, उनके पास टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, तो उसकी बेसिस पर अगर हम पूरे पाकिस्तान का डिसीजन लेंगे तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाती है। उनको पढ़ाना चाहिए था। ठीक है, ये तनकीद अपनी जगह तारिक शाह साहब, लेकिन प्लीज़ एक बात क्लियर कीजिएगा, बल्कि दो कर दीजिएगा। एक तो ये कि जो कहा गया कि मैट्रिक में 4 मज़ामीन का इम्तिहान है, एक तो ये कि ये 4 मज़ामीन कौन से हैं, और दूसरा क्या सिंध में भी ऐसा ही हो रहा है या सिंध अलग डगर पर चल रहा है? क्योंकि कुछ पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि शायद सिंध अलग डगर पर चल रहा है। देखिए, सिंध की जहाँ तक मैं बात करूँ कि अभी तक जितने फैसले आए हैं बहुत ही मुख्तलिफ आए हैं सिंध के अंदर। पाकिस्तान कुछ और डिसीजन लेता है और सिंध अलग लेता है। तो क्या सिंध में ऐसा नहीं है? सिंध के अंदर जो है वो कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई है। हम बारहा अपील करते रहे गवर्नमेंट के इदारों से, कल से जब से डिसीजन आया है कि कोई क्लियर स्टेटमेंट हमें तो वज़ीर तालीम साहब से आपकी बात हुई, आपने उनसे पूछा कि बताया जाए कि क्या यहाँ पर भी 4 ही पेपर्स होने हैं या यहाँ पे सारे एग्जाम्स होंगे? जी, कल इस डिसीजन के बाद हम राब्ता करते रहे तो हमारा राब्ता हो नहीं पाया सईद गनी साहब से, लेकिन जो उनके जो करीब के लोग होते हैं उनके कहना ये था कि हम टास्क फोर्स का इंतजार कर रहे हैं। टास्क फोर्स जैसी डिसीजन लेगा कोई, उसके बाद फिर वजीर तालीम साहब जो हैं वो अपनी कमेटी को बुला, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है कि सिंध का फैसला मुख्तलिफ हो?
دیکھیں کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی تک جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ بالکل ہی الگ ہی آئی ہے، لیکن اس کے اندر میں یہی سپورٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ بلوچستان کے جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ایگزام لے چکی ہے، سارے ٹھیک ہے پیپرز کا ایگزام لے چکی ہے، تو کیا وہ بچے اب پاکستان میں مختلف نظر آئیں گے باقی صوبوں نہیں، سے؟ لیکن طارق شاہ کیا صاحب اب آپ کی اس بات سے یقین جانے پیرنٹس اور زیادہ پریشان ہو گئے ہیں کہ ایک ایسوسیشن کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے شخص، جب وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وزیر تعلیم صاحب بتائیں کہ یہاں کس سے متعلق کیا فیصلہ ہونا ہے، اور وہی وزیر تعلیم جو کہ اس اجلاس میں شرکت کر چکے ہیں جس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے پاکستان کے لیے کہ کیا سندھ میں بھی وہی فیصلہ ہے، کیا سندھ میں بھی وہی 4 پیپرز ہونے ہیں، یعنی تو پیرنٹس بھی پریشان ہیں، بچے بھی پریشان ہیں. مجھے تو تھا کہ شاید جواب مل جائے گا آج مجھے کہ کیا سندھ میں بھی ایسا ہونا ہے یا سکولز نہیں. بھی پریشان ہیں، سکولز بھی پریشان ہیں. اٹس کہ ان کو اپنے الارمنگ، بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، اٹس الارمنگ کہ ان اب کو بچوں نے deliver کرنا ہے تیاری کیا exam. کرنی ہے، ایگزام کون سا ہونا ہے، کیسے Exactly. ہونا ہے، اس سے متعلق سندھ کو معلوم ہی نہیں ہے، سندھ میں رہنے والوں کو، یہاں کے پیرنٹس کو، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کاشف صاحب پلیز مجھے ذرا آپ ایک دفعہ بتا دیجئے گا میٹرک 4 ایگزامز کون کون سے ہیں؟ میٹرک میں تو سر یا بایو یا میتھس، اس کے علاوہ الیکٹیو کون سا ہے؟ 2 ہی ہیں خالی. دیکھیں جو کہا گیا ہے کہ سوری، کمپیوٹر اور بایو. جی جی منسٹر صاحب کی طرف سے جو کل آیا ہے، جو انہوں نے بتایا کہ سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایو جو ہیں اس کے لیے یہ ہوگا. 9th کے لیے جو ہوگا وہ میتھس، جنرل سائنس، اسلامیات، ایجوکیشن ایکسٹرا جو سبجیکٹس ہوتے ہیں، جو الیکٹیوز ہوتے ہیں، اس طرح کی یہ چیزیں ہوں گی. جی اب میں آپ کو یہ ایک فنی چیز یہ بتاؤں کہ منسٹر صاحب کی ٹویٹ کے نیچے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ ٹویٹ کرنا شروع کر دی کہ الیکٹیو سبجیکٹس ہوتے کیا ہے. تو اب آپ یہ خود اندازہ لگائیں کہ بچوں کو خود بھی ابھی کنفیوژن ہے کہ الیکٹیوز ہوتے کیا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ الیکٹیوز کیا ہے. تو ہماری تعلیم کا آپ حال دیکھ لیں کہ ہم الیکٹیوز کی طرف کس طرح جا رہے ہیں. وی وش اینڈ ہوپ کہ کلیئرٹی آئے اور نیشن وائڈ بچوں کی یہ کلیئرٹی آئے. مشکلات حل ہو جائے. کاشف صاحب، طارق صاحب، بے حد شکریہ آپ دونوں کا. گفتگو کر رہے تھے، بڑا گمبھیر معاملہ. نے بھی کہا کہ اگر سندھ کا فیصلہ الگ ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہاں پہ موجود والدین بہت پریشان ہو جائیں گے. خارجہ پالیسیز کی بات کر لیتے ہیں. جب ہم خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو محنت تھی اس کو لے کر اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. تاجک صدر کل پاکستان پہنچے، ان کے دورہ پاکستان پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. شاہ صاحب، بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. گڈ مارننگ. کہیے گا تاجک صدر کا دورہ پاکستان اور پھر کویت سے ویزوں کی بحالی اور ابوظہبی کے ولی عہد سے عمران خان صاحب کا رابطہ، کیا پاکستان سے مضبوط تعلقات اب تمام ممالک کی ترجیحات بنتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی اگر آپ جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو دیکھیں اور سمجھیں تو یہ ایک فطری عمل ہے. ہم پاکستان کو ماضی میں اس انداز میں پروجیکٹ نہیں کر سکے جس انداز میں ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہمارا جو نیا بیانیہ ہے کہ ہمارا اب فوکس ہے جیو اکنامکس پر. پاکستان کو ہم اکنامک ایکٹیویٹی کا اور تجارت کا ہب بنانا چاہ رہے ہیں. ہمارا اکنامک کوریڈور، ہمارا گوادر پورٹ اس میں اہم کردار ادا کریں گے. اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نئی منڈیاں بھی تلاش کریں، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے حکومت پاکستان نے وزیر اعظم صاحب کی رہنمائی میں ہم نے ایک نیا ویژن بنایا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ویژن سینٹرل ایشین ریپبلکس. اس کے 2 ستون ہیں. ایک کنیکٹیوٹی، کہ کس طرح ہم اس ریجن کے ساتھ اپنی پاکستان کی کنیکٹیوٹی امپروو کریں، اور دوسرا اس کا ستون ہے پیس، کہ کس طرح امن کے ذریعے ہم ان تک رسائی حاصل کریں. اور اس بنیادی امن کے حصول کے لیے ہمارا پہلا فوکس جو ہے وہ افغانستان پہ ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کل جو تاجکستان کے صدر تشریف لائے، ہماری جو ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی، ہم نے جہاں تجارت کی بات کی، آمد و رفت کی بات کی، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کی بات کی، اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کی، وہاں ہمارا بہت سا وقت سیکیورٹی سچویشن پر اور افغانستان کی جو ایوالونگ سچویشن ہے اس پر بھی صرف ہوا. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی، ہمارا نقطہ نظر اور تاجکستان کا نقطہ نظر ہم ایک پیج پہ دکھائی دیے. تو یہ اچھی پیش رفت ہے. انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی اطلاع کے لیے ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ آج دوپہر تقریباً 3 بجے میری افغانستان اور چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ میٹنگ ہونے چلی ہے. ایک ٹرائی لیٹرل کر رہا ہے چین، پاکستان اور افغانستان. افغانستان کے امن، افغانستان کے استحکام کے لیے ہم جو افغانستان کے پڑوسی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری کاوش
जस्तजू जारी रहेगी। इसी तरह जुलाई में इंशाअल्लाह उज़्बेकिस्तान से भी हमारा राब्ता होगा और मैं जुलाई में एससीओ के समिट की तैयारी के लिए दुशांबे ताजिकिस्तान भी जाऊंगा। मेरी वजीर आजम से दरख्वास्त है कि, और मैंने उनसे की है कि मैं चाहता हूं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए मैं एक हंगामी दौरा करना चाहता हूं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का, जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी और अफगानिस्तान की जो पीस के हमारे जो इक़दामात हैं उस पर हमारा रीजनल कंसेंसस बनाना मकसूद है। तो ये है हमारी एक नई हिकमत अमली जिसको हम अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। शाह साहब, ये जो आपने ट्रायलैटरल मीटिंग का जिक्र किया है जो आज 3 बजे है, चाइना, अफगानिस्तान और आपकी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसी मीटिंग तो पहले कभी भी नहीं हुई है, तो बहुत ही डिफरेंट होने जा रहा है। देखिए, चाइना बहुत अहम पड़ोसी है अफगानिस्तान का, और चाइना ऐसा मुल्क है जो अफगानिस्तान के लिए करामत हो सकता है। खुदा करे वहाँ अमन बहाल हो। अमन अगर बहाल हो जाता है तो वहाँ रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगी। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहाल करने के लिए कौन कर सकता है? चाइना के पास वो माली वसाइल, वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। पाकिस्तान के पास वो मैन पावर मौजूद है। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए एक जामे मंसूबा बना सकते हैं और इस खित्ते की बेहतरी के लिए काम बिल्कुल, टुगेदर वी कैन एक्सेल। शाह साहब, एक बात मुझे और बताइएगा कि चाहे आप कहीं जाएं, चाहे कोई यहाँ पर आए, मुलाकात हो, टेलीफोनिक राबता हो, एक मामला ऐसा जिसकी बात ज़रूर होती है, एंड दैट इज़ अबाउट कश्मीर, मकबूजा कश्मीर। कल भी इमरान खान साहब ने जिस तरह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत से तजारत तब तक नहीं होगी जब तक मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल नहीं किया जाता। आप जाएं तब भी ये बात हो, कोई आए तब भी पाकिस्तान की यही बात। भारत पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, भारत को इस चीज़ को समझना है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। जो नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर पॉलिसी बनाई थी वो नाकाम हो चुकी है। कश्मीरियों ने उसको, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार हैं या उस पार हैं, यकतरफा तौर पर उसको मुस्तरद कर दिया है। तो कश्मीर पे अगर वो बेहतरी चाहते हैं तो उनको अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करनी होगी। वजीर आजम ने अपना इयादा किया और उसको दोहरा दिया कि हम कश्मीरियों के साथ इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, सफारती तौर पर कल भी खड़े थे और आज भी वैसे खड़े हैं। अच्छा शाह साहब, एक और चीज़ ज़रा वाज़े कीजिएगा, जैसे हम खित्ते के अमन की बात करते हैं, DGISPR बारहा ये बात वाज़े कर चुके हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अमन है, यानी पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़ा है। तो ये जो आज चाइना, अफ़गानिस्तान और आपकी जो बैठक है, इसमें हमने जब देखा था कि एक वो बैठक हुई थी जिसमें अफ़गान तालिबान को टेबल टॉक पे लाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, और आज की जो बैठक है, इन दोनों बैठकों में क्या फ़र्क हम महसूस कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव एक ही है। ऑब्जेक्टिव है अमन, ऑब्जेक्टिव है इस्तेहकाम, ऑब्जेक्टिव है अफगानिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस खित्ते की तरक्की, खुशहाली। ठीक, शाह साहब, एक और मामला, उस पर भी आपको कमेंट चाहिए। इमरान खान साहब ने 2 रोज़ पहले ये कहा कि आइंदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी उसमें पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस बात से हम क्या समझें कि अब हम इलेक्शन ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं? अब हम ये समझें कि अब ये हुकूमत ऑलमोस्ट इट्स डन और अभी हम नए इलेक्शन की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं? जी नहीं, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और अपने 5 साल पूरे करने के बाद अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगली टर्म के लिए आवाम से रुजू करेगी। फैसला आवाम करना है। ठीक है शाह साहब, एक और मामला खेल से जुड़ा है। यूँ तो आपने ज़रा इस पर भी बहुत अहम रोल अदा किया है, PSL सीज़न 6, और ज़रा कुछ हर्डल्स थी और आपने उस पर बड़ा इफेक्टिव काम किया और उसमें देखा कि हम आगे बढ़ते चले गए। लेकिन एक और डेडलॉक आ चुके हैं, अभी तारीख का ऐलान नहीं हो रहा। एग्जैक्टली आखिरी डेडलॉक इसे कह लेते हैं। ये जो अब जो हर्डल है, इसको रिमूव करने के लिए भी आप कोई कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे। मैं समझता हूँ कि मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ UAE के वज़ीर ख़ारजा का, जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर खुद मुदाखलत की और जो मुश्किलात थी उनमें उनको दूर करने में हमारी मदद की।
میں سمجھتا ہوں یہ ڈیڈ لاک بھی ٹوٹے گا انشاءاللہ ٹوٹے گا, اور یہ انشاءاللہ جو ٹورنامنٹ ہے وہ مکمل ہوگا اور جو ہماری کاوشیں ہیں وہ رنگ لائیں گی انشاءاللہ. شاہ محمود قریشی صاحب تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے. آپ مختلف معاملات پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے جناب. اور جس طرح آج ہم نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ پاکستان کا ایک مسئلہ گدا گری بھی ہے. جب بھی ہم کسی چوک چوراہے پر جاتے ہیں یا کسی مارکیٹ میں بھی جائیں تو فوراً گدا گر کوئی آ جاتا ہے. ایسے ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ پھر آپ انہیں پیسے دے دیتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں, ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں ایگزیکٹلی. لیکن اس کو بڑھنا نہیں ہے, اس کو روکنا ہے, اس کے لیے کام ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اسلام آباد میں بڑا اچھا کام ہوا ہے, کیونکہ اس پہ کام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو اصل مستحقین ہیں ان کا حق مارنے والے ان ڈرامے بازوں کا دھندا بند کیا جائے, تاکہ جو اصل حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچے. اسی مشن کے تحت اسلام آباد پولیس نے گداگروں کے خلاف خصوصی آپریشن کر کے شہر کو کافی حد تک گداگروں سے چھٹکارا دلا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب شہر کی شاہراہوں یعنی وفاقی دارالحکومت میں بات کروں جہاں پر سگنلز پر گداگروں کا رش اب آپ کو دکھائی نہیں دیتا. یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ ان کے گروہ ہوتے ہیں, ایریاز انہوں نے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. پولیس کی اسپیشل ٹیم نے گداگروں کو شہر میں لگے کیمراز کے ذریعے گداگروں کو چھوڑنے والی گاڑیوں کا پتہ لگایا اور ان کے ٹھکانوں پر جا کر گداگر مافیا کے کارندوں کو دھر لیا. پولیس کی عوام سے بھی اپیل ہے کہ گداگر سپلائی کرنے والے تو پکڑے جا رہے ہیں, اب شہر ان گداگروں کو پیسے نہ دے کر گداگری جیسی لعنت سے چھٹکارا دلانے میں پولیس کی مدد کرے. اس بہترین اقدام پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایس ایس پی آپریشنز ڈاکٹر سید مصطفیٰ تنویر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بڑا بہترین کام, اس کو جتنا اپریشیٹ کریں ہم کم ہیں. آپ لوگوں نے کیا کوئی فگرز اکٹھے کیے ہیں جو کہ اب آپ میرے ساتھ شیئر کریں کہ اسلام آباد سے گداگر مافیا کے کتنے کارندے گرفتار ہوئے ہیں, ان کے کتنے گروہ ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ کام کرتے تھے؟ السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. یہ ہمارے لیے جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا, جو اینٹی بیگرز, جو پروفیشنل بیگرز کے خلاف ہم نے یہ کیمپین سٹارٹ کی. اس میں ہمیں بہت ساری ڈیفیکلٹیز بھی فیس کی کیونکہ یہ ایک سوشل مینس تھا. وی آر اے چیریٹی گیونگ نیشن اینڈ ہم لوگ ہی ان کو انکریج کرتے تھے, اسی لیے ہمارے جتنے بھی چوک شاہراہیں تھیں, جتنے اشارے تھے, وہاں پہ ان کی بھرمار ہوتی تھی. ہمارے لیے یہ ایک ٹاسک تھا جس کو ہم نے فیس کیا اور ہم نے اس کے اوپر اپنی ٹیمز ڈیڈیکیٹڈ لگائیں اور ان کے اوپر ہم نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا. وی اریسٹڈ اراؤنڈ 80 آف دیئر ہینڈلرز وہ لوگ تھے جو کوئی کام نہیں کرتے تھے, پروفیشنلی بچوں سے, عورتوں سے اور ایسے لوگوں سے بھیک منگواتے تھے اسلام آباد میں جن کو باقی کام بھی کر سکتے تھے لیکن اسپیشلی وہ اس کام کے اوپر لگے رہتے تھے. ہم نے آئی بی اوز کیے, وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ پورے پاکستان سے سلمز جو اراؤنڈ اسلام آباد تھی وہاں پہ آ کے یہ لوگ ٹھہرتے تھے. وہاں پہ ہم نے آپریشنز کیے, وہاں پہ ہم نے جا کے ان ہینڈلرز کو along with those people جو یہ پروفیشنل بیگنگ کرتے تھے ان کو ہم نے اریسٹ کیا. تقریباً ویمن اینڈ چلڈرن ہمارے لیے وہ بہت بڑا ایشو تھا. ہم نے اپنے لا ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ لیا. ہم نے ایسے قوانین جس کے اندر چائلڈ لیبر اور بچوں کے ساتھ کروئلٹی والے سیکشنز تھے ان کو ہم نے ایڈ کر کے وی بک دیم انڈر لا. ٹھیک سر, جب بھی ایسے آپریشنز ہوتے ہیں ایک چیلنج یہ سامنے آتا ہے کہ ریہیب سینٹرز ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے. جس طرح آپ نے بھی کہا جو بیگرز تھے, خواتین تھیں, بچے تھے, ان کو آپ نے اریسٹ تو کیا, اریسٹ کرنے کے بعد ریہیب سینٹر میں ظاہر بھیجنا ہوتا ہے, تو اس معاملے سے بھی اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ کیا ہوا اس طرف. یہ جی ایک آن گوئنگ پروسیس تھا جس میں ہم نے جب ہینڈلرز پکڑے تو وی سٹارٹڈ فیسنگ دا ایشو کہ بچے جو تھے یا خواتین جو تھیں وہ اشاروں پہ آ گئیں. تو وی ریکویسٹڈ ہیومن رائٹس کا جو ڈپارٹمنٹ تھا, ان کا جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہ ہمارے ساتھ آئے. اس کے اندر انہوں نے ہمیں جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو سٹارٹ تھا انہوں نے ہمیں یہاں پہ ایک حمک میں ایک فیسلٹی دی جہاں پہ ریہیب بچوں کے لیے سٹارٹ تھا, اور ہم نے پھر بچوں کو ود دا ہیلپ آف چائلڈ پروٹیکشن بیورو چند بچوں کو وہاں پہ ہم نے شفٹ کیا. ٹھیک سر, چونکہ ذرا آپ نے انیشلی مجھے ایکسپلین تو کر دیا کہ کیسے آپ نے وہ سلمز میں جا کے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے اور ان کارندوں کو گرفتار کیا. یہ بہت بڑا کام ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزاحمت بھی ہو جاتی ہے. ایسا کچھ اس معاملہ بھی سامنے آئے کہ آپ کو تھریٹ کیا گیا ہو یا جو آپ کے اہلکار اس میں کام کرتے ان کو تھریٹ کیا گیا ہو کسی طرف سے؟ میں جی آئی وانٹ ٹو میک ون پوائنٹ کلیئر کہ یہ جو ہم کہتے ہیں پروفیشنل بیگرز کے ہینڈلرز یا مافیاز, یہ دے آر ناٹ لائک کہ جی ان کے کوئی بڑے بڑے بال ہوں گے اور یہ اس طرح کے گینگسٹرز ہوں گے. یہ دے آر پروفیشنل بیگرز جو پچھلے 30-40 سال سے بیگنگ کرتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس اس طرح کا ہے.
हाँ, हमें इश्यूज जो फेस आते थे वो ये आते थे कि जब हम इनको पकड़ने जाते थे तो ख़वातीन और बच्चे ये आगे ले आते थे। तो उस चीज़ को हमने मैनेज करने के लिए हमारे साथ लेडी पुलिस थी, हमारे साथ इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, हमारे साथ ह्यूमन राइट्स वालों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अच्छा सर, एक और चीज़, जैसे आप बार बार आवाम से अपील करते हैं कि आवाम हमारा साथ दें इन लोगों को बेनकाब करने के लिए, तो क्या कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसी चीज़ या कोई एक ऐसी हेल्पलाइन जिस पर आवाम फ़ोन करके आपकी मदद कर सके, आपके साथ ताउन कर सके, कोई ऐसा निज़ाम भी बनाया गया? बेसिकली जी, मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि वी आर अ चैरिटी गिविंग नेशन और हम लोग ये इनको इनकरेज करते हैं, ये सप्लाई और डिमांड है। तो मेरी तमाम से यही रिक्वेस्ट होगी कि जी इस चीज़ को डिस्करेज किया जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर प्रोफेशनल बेगर्स, दे आर नॉट डिजर्विंग। जो डिजर्विंग लोग हैं हमें स्टार्ट करना चाहिए चैरिटी अपने इर्द गिर्द से, अपने घर से, अपने हमसायों से, वहाँ पे जो लोग डिजर्व करते हैं हमें उनको देना चाहिए, रादर देन हम ये प्रोफेशनल्स को जो बिल्कुल हटे कटे और सेहतमंद है उनको हमें बिल्कुल भी इस पर इंकरेज नहीं करना चाहिए। ठीक सर, ये तो एक अहम मामला जिस पर आप लोगों ने बड़ा इफेक्टिव काम किया और हम उम्मीद रखते हैं कि दोबारा से बैगर्स हमें दिखाई नहीं देंगे इस्लामाबाद और बाकी शहर इससे सीखेंगे और ऐसा ही काम यहाँ पर भी होगा। इसके अलावा सर अगर मैं पूछूँ, ज़ाहिर है आप साथ मौजूद हैं, व्हाट आर द अदर चैलेंजेस इस्लामाबाद पुलिस इज फेसिंग राइट नाउ? जी, वी स्टार्टेड ऑफ, हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंज थे जो कोविड के लॉकडाउन था। कोविड जो कि पूरी दुनिया से अफेक्ट हुई, इट्स अ पैंडेमिक, तो वी वर इन द फ्रंट लाइन, जहाँ पे हमने लॉकडाउन्स कराने थे, जहाँ पे हमने बाकी चीज़ें जो थी इन्फोर्स करानी थी, मार्केट्स के अंदर लॉकडाउन, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे जो इन्फेक्टेड लोग थे वहाँ पे सिक्योरिटी लगाना, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। पुलिस बीइंग इन फ्रंट लाइन, हमारे लोग भी इन्फेक्ट हुए, हमें शहादतें भी इसमें हुई, हमारे काफ़ी जवान, काफ़ी ऑफिसर्स जो थे वो कोविड में शहीद भी हुए। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था, लेकिन एज अ ड्यूटी, एज अ नेशनल ड्यूटी, हम लोगों ने बाहर निकल के, जब लोग घरों में थे, दे वर वर्किंग फ्रॉम होम, हमने बाहर निकल के ये लॉकडाउन इंश्योर कराया और लोगों की सेफ्टी को हमने बिल्कुल ठीक यकीन। सर ये कितना फ्रीक्वेंट हुआ, बिकॉज इस्लामाबाद इज़ ब्यूटीफुल, ये कितना फ्रीक्वेंट हुआ कि इस्लामाबाद के शहरी अब किसी और शहर से आए यहाँ पर लोग और वो जिद कर रहे हो नाकों पे, हमें जाने दो, हमें ट्रेल पर जाने दो, हमें दामने को जाने दो, हमें पीर सुहावा जाने दो, हमें इस स्पॉट पर जाने दो, हमें लेक व्यू जाने दो? ये कितना फ्रीक्वेंट हुआ लॉकडाउन के दिनों में और फिर कैसे इससे निपटा गया, कैसे मैनेज किया गया? जी, इस्लामाबाद पुलिस इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पुलिस। हम लोगों का जो सबसे अच्छा फोटे है दैट इज़ आवर एटीट्यूड। हमारा मेजॉरिटी का यानी पढ़े लिखे लोग जो हैं हमारी फोर्स के अंदर मौजूद हैं। हमें ये इश्यूज़ फेस आए क्योंकि इस्लामाबाद जो है ख़ुद तो इसकी अपनी पॉपुलेशन भी है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड सिटी। पिंडी से, केपी से, पंजाब से काफ़ी लोग आते हैं, तो हमें ये इश्यूज़ फेस आए। जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ जाना चाह रहे थे कि जी छुट्टियाँ हैं हम जाएंगे, तो हमने उनको स्नैप किया और वहाँ से हमने उनको वापस भेजा, लेकिन कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि जिसमें पुलिस की आवाम के साथ कोई बदतमीजी हो। बदमज़गी देखी गई। अच्छा सर, एक और लास्ट में चीज़ पूछना चाहूँगी, हम देख रहे हैं कि कोरोना एसओपीज़ पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद इस्लामाबाद में भी करवाया जा रहा है। आगे चल के इन एसओपीज़ में हम मज़ीद कोई सख्ती देख सकते हैं या मज़ीद हम देख सकते हैं कि नरमी बढ़ती जाएगी? क्योंकि इत्तलात तो यही थी कि इस्लामाबाद में कोविड रेशो की जो रेशो है वो बड़ी कम होती जा रही है बनिस्बत दूसरे शहरों के। बिल्कुल जी, अभी हमारा काम है जी, वी हैव टू इन्फोर्स वट एवर द SOPs आर, और जो हमें पॉलिसी या डायरेक्शंस मिलती हैं। अभी अगर इसकी शरह में कमी है तो वी विल स्टिल इनकरेज कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इस तरह की जगहों में ना जाएं जो क्राउडेड हों। वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज दिस इज़ अ पैंडेमिक, इट्स अ डिजीज़। और मैं सबको मैं बल्कि आपकी इस चैनल के थ्रू ये भी बताना चाहूँगा कि जी पुलिस इज़ वेरी एक्टिवली परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ एट द वैक्सीनेशन सेंटर्स। जो हमारे मास वैक्सीनेशन सेंटर इनॉग्रेट हुआ, वहाँ पे रश पड़ा, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, तो पुलिस परफॉर्म देयर ड्यूटी देयर एज वेल। और मैं यही लोगों को इनकरेज करूँगा कि ये पुलिस जो है ये आपकी दोस्त है, ये आपकी फ्रेंड है। प्लीज़ हमें रिस्पेक्ट करें, हमारे साथ खड़े हों और ये जो SOPs है इनको 100% इम्प्लीमेंट कराने में हमारी हेल्प। बिल्कुल सर, लास्टली जिस तरह इस्लामाबाद से मुतालिक कहा जाता है कि तकरीबन 30% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो मुझे अगर इस्लामाबाद पुलिस के आप स्टैट्स दे सकेंगे, क्या आप लोग सब अब वैक्सीनेट हो चुके हैं या कोई ऐसी अगर स्टैट्स हैं आपके पास तो? जी अभी मेरे पास स्टार्ट्स नहीं है, लेकिन हमारी भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है। NCOC की जो गाइडलाइन है उसी के मुताबिक हमारी भी वैक्सीनेशन हो रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। और इस्लामाबाद के यूँ तो एक बड़ा मामला जिससे हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया, लेकिन वी ट्राई टू कवर सो मेनी एस्पेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा वो लोग होशियार हो जाएं जिनको बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, कि उनको रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, उन्हें चलाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि अब हम आपको एक ऐसी नायाब बाइक दिखा रहे हैं जिसकी रफ्तार गाड़ी से भी कई गुना ज़्यादा है। कराची के नौजवान के पास मौजूद बाइक के सिर्फ नाम ही में रॉकेट नहीं है, बल्कि उसकी जो रफ्तार है वो भी रॉकेट जैसी है। सवाल ये है कि जिस शहर में इतनी ट्रैफिक है, इतनी बेहंगम ट्रैफिक है कि गाड़ी चलाने वालों को और एक आम बाइकर को रास्ता नहीं मिलता, तो वो शख्स इस शहर में कैसे ट्रैफिक चलाएंगे। शुएब ने बाइक के मालिक से बात की है, उनसे मुलाकात की, आपको दिखाते हैं। कराची की सड़कों पर हमें नजर आते हैं बाइक्स ही बाइक्स। ज्यादातर उनमें होते हैं 70 सीसी, कुछ होते हैं 125 सीसी, चलो कुछ को शौक होता है वो 250 सीसी 400 सीसी तक भी रख लेते हैं। बहुत शौक हुआ, बहुत मोहब्बत हुई, 1000 सीसी का बाइक भी देख लेते हैं। लेकिन जनाब ये है ट्रायम्फ रॉकेट 3, 2300 सीसी का ये बाइक है। ये चमचमाती बाइक किसकी है और क्या कराची में सिर्फ ये एक ही बाइक है या कि एक से ज्यादा है, इसकी करेंगे बात। स्टे विद मी। ये तो है चमचमाती बाइक, लेकिन ये है बाइक वाले अशर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अशर, ये चमचमाती बाइक इंपोर्ट की, जी, इंपोर्ट करवाई थी। क्या कीमत है इसकी? इसकी कीमत है 40 to 45 lakhs। स्पेसिफिकेशंस क्या है और ऐसी क्या चीजें हैं जो इसको मुनफरिद बनाती हैं? इसकी स्पेसिफिकेशंस ये हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट प्रोडक्शन इंजन है। इसके अंदर 2300 सीसी, 2300 सीसी, इससे बड़ा इंजन अभी तक पूरा बहुत वर्ल्ड में। तेज चलने वाला बाइक हो गया ये तो। ये चलता कहाँ है भाई? कराची की सड़कों में तो चल नहीं पाएगा हाँ, ये। तो बस कभी कभी चलाते हैं, कभी कभी निकालते हैं। अच्छा। और ये बेसिकली है क्रूजिंग बाइक्स, लॉन्ग रूट्स के लिए कंफर्टेबल बाइक है बहुत ज़्यादा। मतलब ना इसमें पेनफुल है, ना कमर दुखती जिस तरह दूसरी हैवी बाइक्स वगैरह होती हैं। ये लॉन्ग रूट्स के लिए। लॉन्गेस्ट रूट इस बाइक पर क्या रहा आपका? मेरा लॉन्गेस्ट रूट इस बाइक पर रहा टंडो मोहम्मद खान। अच्छा अशर, थोड़े इसके फीचर्स से मुतालिक या स्पेसिफिकेशन से मुतालिक बताएं जो चीज़ें इसको मुनफरिद बनाती हैं। इसके जो ये सिलेंडर्स हैं ये क्रूम्ड हैं, ये जो अच्छा। 3 सिलेंडर्स हैं क्रूम्ड हैं। इसका इंजन कैप जो है ये बड़ा क्रूम्ड है और इसका इंजन देखें साइज इसका इंजन का बड़ी बिग साइज, बहुत बिग साइज का इंजन है। 2 सिलेंसर्स, इसके 3 सिलेंसर्स 3 सिलेंसर्स, 2 यहाँ पर हैं और एक जो है इस साइड पर है ओके। सिलेंसर, एक इस साइड पर है। 2 इसके सिलेंसर्स हैं और ये 2 इसके जो है बॉक्सेस हैं। ये ट्यूरिंग वगैरह पे जब जाते हैं तो सामान वगैरह रखने अच्छा के लिए। काफी स्पेशियस है, तो यहाँ हाँ, पे सामान वगैरह दोनों तरफ आप रख दोनों सकते तरफ हैं। सामान आप रख अच्छा, सकते हैं। सीट एक है, सीट एक है, एक सीट और है यहाँ पीछे लग जाती है जो अच्छा, इसके वो लग साथ जाती आई है, है। ठीक है। अगर जरूरत पड़ती जरूरत के मुताबिक लगा देते हैं, वरना जरूरत नहीं। और इसकी ये सीट है, ये बहुत कंफर्टेबल सीट है। ओके। अच्छा, इसका फ्यूल टैंक काफी बिग साइज जी, का है, कितनी कैपेसिटी है? इसमें 3000 तक का पेट्रोल आ जाता है अच्छा जी, ठीक है। 30 लीटर। अच्छा अशर, ये 2 हेडलाइट्स क्यों हैं? 2 हेडलाइट्स तो इनके जो ट्रैम्फ का ये लोगो है, मतलब साइन कह लें। अच्छा। मेजॉरिटी जो इनकी बाइक्स हैं ट्रैम्फ की, ठीक है। उसमें लाइट्स 2 ही आती हैं। ओके। मतलब इस शेप कह लें आप बेसिकली। तो जनाब ये ट्रायम्फ रॉकेट 3 45 लाख की बाइक, इसकी बात हमने की, लेकिन चलते हैं आगे। एक और बाइक भी अशर के पास, उसके मुतालिक भी बात करते हैं। अशर, ये बाइक भी ज़ाहिर इम्पोर्टेड बाइक है। एक तो ये किस मुल्क से आपने इम्पोर्ट की? डुकाटी, इसका मॉडल क्या है वैसे? ये डुकाटी मल्टी स्ट्राडस का नाम है अच्छा जी, ये दुबई से मंगवाई थी। अच्छा, ये कितने की है? ये भी 48 लाख का राउंड है अच्छा, ये उससे ज़्यादा महंगी जी। है। उसका मॉडल इसका ऊपर है, अच्छा, तो इसलिए ज़्यादा महंगी है। आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये तो बिल्कुल इसकी जो लुक है ना वो स्पोर्ट्स बाइक वाली है। ये ऐसा उसकी हाँ, लुक ऐसी थी कि वो ज़रा क्रूजिंग बाइक है, वो क्रूजिंग बाइक cruising है। bike। ये बेसिकली है टूरिंग बाइक। अच्छा। ये लॉन्ग रूट्स वगैरह के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसमें जो ये बटन्स इसके दिए हुए हैं, ये इससे मोड चेंज करने के लिए, ट्यूरिंग मोड, स्पोर्ट्स मोड और इस टाइप के जो अलग अलग मोड, जैसे जिस तरह आपको चलानी, स्पोर्ट्स में चलानी है या ट्यूरिंग का है, इस तरह के अलग अलग इसमें मोड्स हैं। अशर, इन बाइक से मुतालिक तो हम बात करें, क्यों ना राइड हो जाए। चलें जी, शुएब ने तो इस रॉकेट जैसी बाइक की सैर कर ली। अब जरा फैसलाबाद का रुख करता है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 माह के दौरान पुलिस ने 2500 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए, जबकि 3000 से ज्यादा मर्दों को हवालात की हवा ये आपने मर्दों पर इतना फोकस क्यों किया? ये देखे ना, क्योंकि आगे खवातीन बच गई हैं। फिर ये खवातीन क्या मास्क पहन रही हैं? मास्क पहन गए। अच्छा, वैसे बड़े मज़े की बात है, रमज़ान में जब मैं एक दफ़ा शॉपिंग के लिए गई और उसके बाद भी जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि जब भी कोई उनसे कहता ना कि बाजी मास्क पहन ले, तो वो दुपट्टा आगे कर लेती थी। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल हुआ। एनीवे जी, ये जो हमने बात करी कि मर्द गिरफ्तार हो रहे हैं, खवातीन गिरफ्तार नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खवातीन SOPs पर अमल कर रही हैं। खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उन्हें हथ होला रखा गया है। 13 माह के अरसे में किसी भी खातून को गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई FIR नहीं कटी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। वजह क्या है, फैसलाबाद में दिखाते हैं रिपोर्ट में। जारी बात है,
हिफाजत के लिए मास्क है तो फिर होना चाहिए। हम तो कर रहे हैं, अब सब लोगों को चाहिए अपनी अपनी हिफाजत खुद करें। ये ख़वातीन के खिलाफ भी होनी चाहिए। आप अभी अनारकली में चेक कर ले, किसी ख़वातीन ने जो 50% है मास्क नहीं पहने हुए। नकाब किया होता है, इस वजह से भी जो है ना उनका ये जो है मास्क वगैरह हो जाता है। सबने मास्क पहन रखा है और क्या समाजी फासला भी बरकरार है? फैसलाबाद के बाजारों में शॉपिंग करती खवातीन की कोरोना SOPs की खुलम खुला खिलाफ वर्जी, मगर गुज़श्ता साल से अब तक इनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज ना हो सका। खवातीन के हवाले से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है, खवातीन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी फैमिली की। तो आप एक खातून को जब डिटेन कर लेते हैं तो समझ लें आपने उसकी पूरी फैमिली को डिटेन कर लिया। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि फीमेल पुलिस की गैर मौजूदगी में खवातीन के खिलाफ कार्रवाई करना दुश्वार है। जो खवातीन को अरेस्ट करने के बाय लॉज हैं या ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक उनको अपनी फीमेल पुलिस को उधर चौराहों पे खड़ा करना चाहिए। आपने जितनी जगह भी आदमी अरेस्ट होते देखे होंगे, आपने देखा होगा जो चौक के अंदर या कमिश्नर्स ड्यूटी देते हैं या कुछ, उस टीम का खवातीन हिस्सा ही नहीं है। तो जब आप पावर शेयरिंग में खवातीन हिस्सा नहीं है तो पकड़ेगा उधर कौन? महकमा सेहत के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में खवातीन की कोरोना से मुतासिर होने की शरह कम है और इनका रिकवरी लेवल भी बेहतर है। मेल और फीमेल इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन अगर ट्रीट होने की बात है तो ट्रीटमेंट में अगर एक पेशेंट ट्रीट होता है तो उसमें फ़ीमेल ज़्यादा बेहतर ट्रीट हो जाती हैं, मेल्स कम ट्रीट होते हैं, इसलिए कि अगर उनका डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं हो रहा पेशेंट में तो वो यूजुअली मेल्स में नहीं कंट्रोल होता क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं उससे। तो ये एक रीज़न हो सकती है। अदरवाइज़ हमारे पास जो फीमेल्स फार्मेसीज़ को विज़िट कर रही हैं मेडिसिन लेने के लिए, वो भी कम नहीं हुआ नंबर। ये पिछले लॉकडाउन की वजह से कुछ कम हुआ था, लेकिन अब हमारा जो पेशेंट का नंबर है वो उसी तरह राइज़ कर रहा है जैसे कि पहले था। मर्द हो या खवातीन, वबाई मर्ज से निपटने के लिए कोरोना SOPs की मुकम्मल पाबंदी ही हमारी और हमारे प्यारों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब जरा बात करते हैं थिएटर्स की। वो थिएटर्स जहां पर कभी कहकहो और फनकारों की आवाज़ें गूंजती थी, एक रश लगा रहता था, लोग वहां पर लाइनों में खड़े होकर टिकटें लेते थे। आज वहां वीरानियों के सिवा कुछ भी नहीं है। कोरोना के बायस थिएटर बंद हुए तो फनकारों के चेहरे भी उदास पड़ गए। फैसलाबाद से अब्दुल अहद रिपोर्ट करेंगे। खाली कुर्सियों के सामने अपने फन का मुजाहिरा करता ये है फैसलाबाद का स्टेज अदाकार गामा BA। कोरोना ने ना सिर्फ थिएटर्स की रौनकें छीनी बल्कि फनकारों का रोज़गार भी निकल गया। गामा BA हर शाम थिएटर आकर दिल तो बहला लेता है, मगर घर में पड़ी फाका कशी से इसके चेहरे की उदासी नहीं जाती। बस जी, ये कोरोना जो है ना, ये तो है सिर्फ फनकारों के लिए। हर काम अपने मामूल के मुताबिक चल रहा है। बाज़ारों में चले जाएं, ट्रैफिक में चले जाएं, दफ्तरों में चले जाएं, वहाँ हर काम हो रहा है। सिर्फ कोरोना है तो फनकारों के लिए। पिछली दफ़ा के जो हमने कर्जे उठाए थे वो भी अभी तक नहीं उतरे, तो नया काम शुरू हो गया। कई माह से थिएटर बंद होने से स्टेज की दुनिया से जुड़ी खवातीन फनकारों का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। यही सारा रोज़ी का ज़रिया है, माश है, और इधर से किचन चलते हैं, सारा गुजारा इधर से ही होता है। और अगर यही बंद हो जाएंगे तो फिर हम लोग किधर जाएंगे? खुदारा मेरी वज़ीर आला से अपील है कि थिएटर खोल दें हमारे, और ताकि हम परेशानी टेंशन से बच सकें और हमारा गुजारा अच्छा हो। थिएटर और सिनेमा घर बंद होने से आवाम भी सस्ती तफरीह से महरूम हो गई है। थिएटर में गूंजते कहकहों की आवाज़ें बेरहम कोरोना में कहीं दब सी गई हैं, जबकि गामा BA जैसे उन तमाम फनकारों की उदासी ये मुतालबा कर रही है कि खुदारा इनके रोज़गार को बहाल किया जाए। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं और ज़रा नन्हे टैलेंट की बात करते हैं। मुल्तान से खबर है जहां कम उम्र बच्चियों ने ताइक्वांडो में लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। 4 साल सुखैना और बरीरा ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हासिल करके बहादुरी और महारत की मिसाल कायम कर दी। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आसिफ बलोच की, फिर इस पर बात करते हैं। मुक्के चलाती और लातें बरसाती, ये है मुल्तान की 5 साल बरीरा और सकीना जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रही हैं।
किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की, अगवा करना चाहा तो मुंह की खानी पड़ेगी। मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने आती हूँ, मुझे मार्शल आर्ट करना अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखने आती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ट्रेनर ने मशवरा दिया कि वालिदैन को अपने बच्चों को अपने दिफा की तरबियत देनी चाहिए। हर जगह वालिदैन साथ नहीं होते, तो बच्चों को खुद से ये ट्रेनिंग सीखनी चाहिए। ताई कमांडो सीखकर इन बच्चों में सिर्फ अपने दिफा का हुनर ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने खड़े होने की हिम्मत भी पैदा होती है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी। हमें इन नन्ही फाइटर्स ने ज्वाइन किया है। सुकैना जो कि 6 साल की हैं, बरीरा 5 साल की हैं। आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। और आपके ट्रेनर जहांजेब साहब ने भी ज्वाइन किया। जहांजेब साहब वेलकम कहेंगे आपको। जहांजेब साहब पहले आपसे गुफ्तगू करता हूँ, ये इतनी छोटी बच्चियाँ हैं, ये 5-6 साल की उम्र में बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना आपको नहीं लगता ये तो बहुत टफ है? और दूसरा मुझे ये बताएं कि ये मिनिमम एज कितनी होती है बच्चों की फॉर मार्शल आर्ट? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी एज जो होती है वो 4 साल से स्टार्ट होती है और एज अ ट्रेनर अब तो मेरी ये कोशिश है कि मेरे लिए ये चैलेंज है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हम लाजमी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स और ये मार्शल आर्ट सिखाएं ताकि वो जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत भी रहें और अपना दिफा भी कर सकें। ओके, अब जरा सुकैना से भी बात करने की कोशिश करें। सुकैना कैसी हैं आप? सुकैना आपको आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके सुकैना, नाश्ते में क्या खाया आज ये बताओ पहले। हलवा पूरी। ओ हलवा पूरी। जहांजेब साहब नॉर्मली तो हम देखते हैं ट्रेनर बड़े सख्त होते हैं जब वो ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। पराठे पूरियां इनसे दूर रखते हैं। हाँ मतलब ये बच्ची तो हलवा पूरी खा के आई है। वीक में एक मरतबा बच्चों के साथ हम चिल भी करते हैं ताकि बच्चों वाली साइड पे रहे, बच्चे ये ना सोचें कि शायद बहुत टफ और हार्ड ट्रेनिंग है। अच्छा तो वैसे सुखैना रोजाना क्या नाश्ता करती है? इसलिए ये करते हैं कि बच्चों के साथ एक दिन जो है ना हम थोड़ा लाइट वे में रहते हैं कि वो अपनी चॉइस का खाना खा सके, नाश्ता कर सके। तो आज वो दिन था बच्चों के लिए। अच्छा सुखैना मुझे ये बताओ कि वैसे रोजाना, आज तो हलवा पूरी खा लिया आपने, वैसे रोजाना क्या खाती हो? क्या नाश्ता होता है जो कि आपके बॉस आपको बताते हैं खाने के लिए कि आज ये नाश्ता करना और आज ये करना है? She is cute. अच्छा वो एक्चुअली उतर गए थे जी, हैंड्स फ्री उतर गए थे, ठीक है। अच्छा सुकैना अगर आवाज़ आ रही है थोड़ा सा बताओ। महक तो पूछना चाह रही है आपसे कि आज तो हलवा पूड़ी खाई, वैसे क्या कुछ खाती हैं आप दिन में? सर क्या बताते हैं कि आज आपने ये खाना है, ये नहीं खाना? अच्छा बात कैसा लग रही है कि नहीं? वैसे हलवा पूड़ी खा गई, इसका नाम लेके तो मुझे भूख लगना शुरू हो गई। ब्रेड, फ्रूट्स, दूध सब बताएं। शाबाश। सुकैना क्या क्या खाती हो दिन में जरा बताओ? आज तो हलवा पूड़ी खा ली है, वैसे क्या खाती हो बताओ? ब्रेड, फ्रूट्स और दूध और बादाम। जबरदस्त। अब जरा बरीरा से भी बात करते हैं। बरीरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक है। बरीरा ने क्या नाश्ता किया? हाँ बरीरा ने क्या नाश्ता किया है? अंडा रोटी। अंडा रोटी, जबरदस्त। बरीरा फेवरेट आपका खाना क्या है वैसे? फ्रूट्स, दूध और ब्रेड और रस। जबरदस्त। अब ये बताएं कि कितनी देर आप रोजाना प्रैक्टिस करती हैं और इस सर बहुत सख्त तो नहीं है? नहीं। बताएं प्रैक्टिस कितनी देर करते हो बेटे आप? एकेडमी की कितनी देर आते हो, कितना प्रैक्टिस करते हैं? टाइम बताएं। 5 घंटे। 5-6 घंटे? जहांजेब साहब थोड़ा होला हाथ रखे। 1 hour। अच्छा ये उसने पूरे हफ्ते का बता दिया ना। 5-6 घंटे। ठीक है। अच्छा बरीरा सर जो है आपके सख्त हैं, डांटते हैं अगर कोई गलती हो जाए? डांट पड़ती है? बोले बेटे। तो समझ नहीं आ रही कि सर की तारीफ करो। 1 घंटा। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है दोबारा हम सुकैना की तरफ जाते हैं। सर सुकैना मुझे ये बताएं कि अब ज़रा आप रोज़ाना यहाँ पर आती हैं, प्रैक्टिस करती हैं 1 घंटा, तो ऐसा होता है घर जाके दूसरे बहन भाइयों या कज़न्स या दोस्तों के साथ भी प्रैक्टिस हो रही हो, घर में भी ज़रा कुश्ती हो रही हो, धींगा मुश्ती हो रही हो? घर में प्रैक्टिस करते हैं आप या
कजन्स के साथ फाइट वगैरह करते हैं? नो ओके, उसने एक ही लफ्ज में कहा नो। ऐप पे आ जाए। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि अम्मा अब्बा जो हैं वो तो बड़े खुश होते होंगे, तो ये दोनों बच्चियां भी मौजूद है, तो मैं सर ये चाहूँगी कि आपकी ये दोनों स्टूडेंट्स हमें लाइव भी कुछ करके दिखाएं, क्योंकि नाश्ते तो बड़े तगड़े करती हैं, ये हम जरा लाइव देखना चाहते हैं। तो हलवा पूड़ी वर्सेस अंडा रोटी। जी जी प्लीज ऑन योर इंस्ट्रक्शन, अगर आप ये प्लीज करवा लें। जी 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 प्लीज बेटे आए, रिंग में आए, ये उतारें जरा। चलें जी, वो माइक्स उतार रहे हैं और एग्जैक्टली अच्छा मैं वाकई हैरान हो गया क्योंकि 4, 5, 6 साल इतनी छोटी उम्र में, छोटी सी बच्ची उम्र में तो बच्ची नाश्ता ही नहीं करती, भागती है नाश्ता एग्जैक्टली मैं तो वाकई सोच रहा हूँ, मेरी बेटी अभी तो वो 5 साल की भी नहीं है, तो मैं उसे अगर कह दूँ ना कि तुमने जाके प्रैक्टिस करनी है तो उसने कहना बाबा मैं कोई नहीं उठ रही। मेरी अम्मी तो देख के कह रही होंगी कि ये इतनी सी फ्रूट और ये खा ले तो तुम पे तुम कुछ नहीं खाती। चलिए फाइट स्टार्ट। ओके, फ्रेंड्स वाली फाइट करनी है, किसी को चोट ना लगे, जस्ट पॉइंट लेना है। ओके स्टार्ट। गुड, अंडा पराठा, अंडा रोटी आ गई। में वेरी गुड जी सुकैना, शाबाश। काउंटर अटैक करें बेटे आप, साइड पे निकल के, वेरी गुड, शाबाश। क्या बात है। हलवा पूरी मेरा ख्याल है हलवा पूरी थोड़ी हार रही है। अंडा रोटी भी तो आप देखें ना, घर की रोटी जबरदस्त जी, ये मैं तो कहता हूँ क्लैपिंग इन प्यारी बच्चियों के लिए, जबरदस्त जबरदस्त। बरीरा एंड सुकैना जबरदस्त, छा गई आप। प्लीज बैठिए। सर आप मुझे बताएं कि ये जो बच्चियां आपके पास आई, तो कितना टाइम हो गया इनको यहाँ पर आए हुए, जो प्रैक्टिस इन्होंने की है, जिसका इन्होंने मुजाहरा भी किया है, और दूसरा ये कि ये कितना अच्छा वहाँ पर माहौल है। मैं देख रहा हूँ और बच्चे भी बैठे हुए हैं कि ये ज़्यादा अब पेरेंट्स बच्चों को इस तरफ लेकर आना, स्पेशली बच्चियों को, कि वो सीखें एट अर्ली एज। जी सर, जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे तो जस्ट 1 या 2 बच्चियाँ थी थे, तो उसके बाद अब माशाल्लाह मेरे पास कम से कम भी 30 बच्चियाँ हैं, जिनमें फ़ीमेल्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, जो कि सेल्फ़ डिफेंस की टेक्निक्स के लिए आती हैं और अपनी फ़िटनेस के लिए आते हैं। और मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश भी यही होती है कि इन बच्चियों को सबसे ज़्यादा मैं जल्द ट्रेन करूं, ताकि इनके साथ हर जगह पेरेंट्स साथ नहीं जा सकते, तो कम से कम इनमें सलाहियत होनी चाहिए अपना दिफा करने की। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि सबसे ज़्यादा कितनी कम उम्र बच्ची यहाँ पे मौजूद है? जैसे 4 या 3 साल की भी बच्ची कोई मौजूद है? जी 4 साल की है, बट वो आज आ नहीं सकी, कुछ रीज़न था। तो उनके बाद ये 5 और 6 साल की हैं छोटी बच्चियाँ, उनके बाद फिर आगे हर एज की बच्ची। अब सर ये बताएं कि ये जो 5, 6 साल, 7 साल की बच्ची, ननचकू की भी ट्रेनिंग आप इनको देते हैं कि वो तो बहुत तो टफ होती है? देते हैं जी, ननचकू की भी ट्रेनिंग होती है, और सुकैना और बरीरा भी करती हैं। अगर ये हम ये भी देख सकें सर, ये तो वाकई बहुत मुश्किल होती है, तो जरा ननचकू की ट्रेनिंग भी तो दिखाएं, कितना सीख चुकी हैं ये दोनों प्यारी प्यारी सी बच्चियां ननचकू चलाना, क्योंकि उसमें तो जरा सी गलती अब आपको अपना जख्मी कर देती है। अच्छा, लेकिन देखिए छोटी छोटी बच्चियों को ट्रेन करना कितना जरूरी हो गया। अगर ननचकू आ गया सर तो उतारें, आ जाएं, चलें जी, ननचकू लें और आएं। ननचकू जबरदस्त जी, वाह। अच्छा, ये तो एक रिकॉर्डेड आई थिंक एक था विजुअल, लेकिन ये बच्चियों को सर ये सिखाना, जिससे मैं ये समझ पाया हूँ कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है स्ट्रेंजर से। एम आई राइट? जो स्टार्ट में हम देते हैं बच्चों को रबड़ वाले ननचक, जिससे ये है कि चोट नहीं लगती, बट इनका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और ये चलाना सीख जाते हैं। जैसे जैसे ये खुद अप होते हैं, ट्रेनिंग हार्ड होती है, तो ननचक्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, जरा दिखाएं तो सही सर। निमले ले, रेडी स्टार्ट। 1 स्टेप आगे, 1 स्टेप आगे बेटे, 1 स्टेप आगे, यस। स्टार्ट करेंगे, अब चलाना शुरू करेंगे, शाबाश। यूज करें जी बरीरा, स्टार्ट करें, चलाएं बरीरा, जैसे सुकैना चला रही हैं, देखें उधर, शाबाश, वाओ, वेरी गुड, जबरदस्त। अरे यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये जो आपने रबर का दिया इनको, इससे इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जैसे जैसे वो बड़ी होंगी ज़रा नंचों को चेंज होता जाएगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सर लास्टली पेरेंट्स के लिए एक मैसेज प्लीज़ आप दीजिएगा, बच्चियां हों या बच्चे हों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है, अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। सर मैं तो सब पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करता हूँ कि वो जितना हो सके अपने बच्चों को
जो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लाएं, क्योंकि एंड्रॉयड में बच्चे कुछ भी अब करने के काबिल नहीं रहे। वो एटलीस्ट के एक पानी का गिलास तक किसी को देने के रवादार नहीं होते, खेल में इतना खो जाते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ और बच्चियों और बच्चे सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स लाजमी सीखें, क्योंकि ये अब आज के इस दौर में ये बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरे पास मदर्स भी सीखने आती हैं कि आपके सामने ही हालात हैं, तो मदर्स भी सीखती हैं सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स। और ये बड़ा ज़रूरी है आजकल की खुसूसन बच्चियों के लिए कि उन्हें आगे लेकर आना और उन्हें ये चीज़ें सिखाना। बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये दो नन्ही बच्चियाँ नन्ही मौजूद थी, बड़ी हट्टी कट्टी पड़ी हैं, ये नाश्ता करती हैं हलवा पूरी का और रोटी और अंडे का। आगे बढ़ते हैं, ज़रा लाहौर की बात करते हैं। जाली ड्राइविंग लाइसेंस वाले अब बच नहीं सकेंगे, क्योंकि मुल्क में कहीं भी अगर वो होंगे तो पकड़े जाएंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी उनके पॉइंट्स कटेंगे, लाइसेंस भी मनसूख हो जाएगा। विफाक और चारों सूबों के अवाम को जारीशुदा ड्राइविंग लाइसेंसेस का डेटा यकजा करने का फैसला कर लिया गया है। मरकजी सिस्टम से लाइसेंस के जाली होने, मनसूख होने या फिर ज़ायदुल मियाद होने का बआसानी पता लगाया जा सकेगा। अनस जफर ने रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी सूबे से बनवाएं, तमाम डेटा अब एक जगह पर होगा। पंजाब IT बोर्ड और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। डेटा यकजा करने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप बनाई जाएगी। किसी किस्म का भी बोगस, फेक और डुप्लीकेट लाइसेंसेस जो हैं वो लोग नहीं बनवा सकेंगे। जितने भी लोग ड्राइव कर रहे हैं उनके लाइसेंसेस काफ़ी ओरिजिनल हो जाएंगे और बेहतर लाइसेंसिंग रिजीम्स अवेलेबल होंगी हमारे पास। इन फ्यूचर इसको एक्साइज के डेटा से भी लिंक किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक ड्राइवर्स के लिए एक नया पॉइंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा, जिससे ड्राइविंग कल्चर में बेहतरी आएगी। किसी ने फेक भी दे दिया फिजिकल सिक्योरिटी की बेस के ऊपर, तो आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। अब उनके पास ये सिस्टम होगा जब मोबाइल बेस्ड वो उसको वेरीफाई कर सकेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वैलिड है कि वो इनवैलिड है, वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। वो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसकी उनको ऑन द फ्लाई सिस्टम से उनको रिट्रीव होकर मिल जाएगी। हुकाम पुर उम्मीद है कि इस नए जदीद सिस्टम से जालसाजी का खात्मा और सरकारी रेवेन्यू में इजाफा होगा। कैमरामैन मोहसन इकबाल के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह आज हमने आगाज़ में कहा था ना कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं और फिज़िकल इम्तिहान देना पड़ता है तो फिर क्या होता है, इस बारे में आज हमने आपके सामने एक मामला रखना है। मिफ्ता इस्माइल साहब की हम बात करना चाहेंगे। सवाल ऐसा किया गया वहाब कामरान की जानिब से, हमारे रिपोर्टर की जानिब से कि वह हवास बाख्ता हो गए, वो जवाब नहीं दे सके, ज़बान साथ छोड़ गई, अल्फाज नहीं मिले। वो उनके आसपास वाले भी हो गए परेशान कि ये सवाल कहाँ से आया है, कितों आया है। बौखला गए सब के सब। कंपनी के मुनाफे पर सवाल था कि जब एक तरफ आप तनकीद करते हैं मईशत पर, तो आपकी कंपनी इतनी ऊपर कैसे जा रही है। मिफ्ता इस्माइल का क्या हाल उस सवाल ने किया, जरा देखिए। आपका भी जाहिर है बिजनेस की इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो कैंडिडेट की बॉटम लाइन ये तरह से सुनने में आप इसकी तस्दीक कर दीजिए कि कारोबार में कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप क्या समझते हैं आपके कारोबार में? कैंडीलैंड का नफा या नुकसान बढ़ गया नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई, तो मैं बता दूं मेरे भाई, तो मैं बता दूं नुकसान बढ़ गया नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई, तो मैं बता दूं। हक्का बक्का हो गए मिफ्ता इस्माइल, और किया कि इसने हमारे रिपोर्टर वहाब कामरा ने। वहाब साथ मौजूद हैं। वहाब, गुड मॉर्निंग। बहुत शरारती हैं आप। बहुत शुक्रिया आशफिक, सुबह बखैर। शरारत करनी पड़ती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम हों, तो जाहिर है फिर सवाल तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाला थोड़ा सा घबरा जरूर, थोड़ा सा वो थोड़ा सा घबराए थे, और वो उनके आसपास वाले भी सब घबरा गए थे कि भाई हम तो इस सवाल है। वैसे जवाब उन्हें ये देना चाहिए था आपको कि वहाब ये तो सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गया है।
जी हाँ, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे वो। उनके आपने देखा उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था वो पहले तो सोचते रह गए कि जवाब क्या देना चाहिए। लुकमान दिया मरियम औरंगजेब ने उनको पहले कि ये क्या सवाल है। उसके बाद जब वो बोलने लगे तब भी मरियम औरंगजेब ने ही कल के सेमिनार का हवाला दिया कि जी कल हमारा सेमिनार होगा, आप ये जवाब दे दें उनको जिसमें हम सारी बातें करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पे चल रहा है मिफ्ता इस्माइल का, जिसमें एंकर ने उनसे पूछा कि आपकी कंपनी एक बिस्किट बनाती है जिसमें क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, पहले 6-8 होते थे, अब 4 हो गए, 3 हो गए। तो मिफ्ता इस्माइल ने उस एंकर को जवाब दिया कि देखिए चूंकि बुजदार हुकूमत का ये आटा महंगा है, चीनी महंगी है, ऑयल महंगा है, तो जाहिर है इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो अगर हुकूमत की महंगाई का इम्पैक्ट बिस्किट की तादाद पे पड़ सकता है, उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है, तो फिर जाहिर है अगर बिजनेस ऊपर जा रहा है, मुनाफे में जा रहा है, तो जाहिर है इसका क्रेडिट भी फिर हुकूमत को इनको देना चाहिए था। लेकिन जाहिर है अपोजिशन है, तो अपोजिशन का काम तो नहीं है कि हुकूमत की तारीफ करे, उनको तो जाहिर है किसी न किसी तौर पर तनकीद ही करनी है। तो काफी परेशान हो गए थे मिफ्ता इस्माइल। और हमने देखा कि वो काफी टेंशन में आ गए थे। वो नहीं साथ उनके साथ हमने देखा कि जो लोग बैठे हुए थे नून लीग के वो भी जरा टेंशन में थे। और वो जो बिस्किट वाली बात है, बिस्किट में चॉकलेट भी कम होना शुरू हो गया अब तो। ये पूरे कौम का दुख है ना, बिस्किट भी कम, चॉकलेट भी कम बढ़ाओ। अच्छा वहाब, ये जो सेमिनार वाली बात थी कि कल जवाब देंगे, ये वही था कि तैयारी नहीं थी इसलिए जवाब नहीं दे सके। मुझे ये बताएं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बाद में घुमा फिरा के गोल मोल करके आए बाएं शाये करके जवाब दे दिया था, आपको तसल्ली बख्श लगा? हमें तो बिल्कुल नहीं लगा था। नहीं, मुझे बिल्कुल तसल्ली बख्श जवाब नहीं लगा, बल्कि मेरी कोशिश थी कि मैं काउंटर क्वेश्चन करूं। लेकिन चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक असूल होता है, नॉर्म होता है कि आप सवाल करते हैं और उसका जवाब सुनते हैं, कोई मनाजरा तो होता नहीं है, तो जाहिर है फिर बहस हो नहीं सकती थी। प्रोग्राम में तो चले हम टोक देते हैं उनको और अपनी बात दोबारा कर लेते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर है रिपोर्टर एक सवाल करता है तो सामने वाला जवाब देता है और उसके बाद जाहिर है काउंटर क्वेश्चन करना बनता भी है बाज़ औक़ात, लेकिन कई मौक़ों पे आपको इसका मौका नहीं मिलता कि आप उस पर काउंटर क्वेश्चन कर सकें। और जाहिर है वो सामने वाला जब इतना घबरा जाए तो फिर मुनासिब भी नहीं लगता उनको मजीद परेशान किया जाए, क्योंकि कल को फिर हमने दोबारा इनका सामना करना होता है। जाहिर है वो फिर कहेंगे अच्छा तो आपने कल ये किया था यार, अच्छा नहीं किया था, वो तनकीद का फिर हमें भी जाहिर है सामना करना पड़ता है। और फिर ये भी हो जाता है वहाब, अक्सर इन रिपोर्टिंग के फिर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं तो उन्हें पता होता है पिछली बार इसने बड़ा औखा सवाल किया था, वो उसको सवाल करने का मौका ही नहीं देते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा है शुएब। कई दफा ऐसा हुआ है कि जब हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सख्त सवाल कर दें तो अगली बार जब वो साहब सामने आते हैं तो उनके जो साथ में यूं समझिए कि बॉडीगार्ड होते हैं तो वो मौका नहीं देते आपको दोबारा सवाल करने का। उनको पता होता है कि ये बंदा सख्त सवाल करेगा। जबरदस्त। सो टू एवरीवन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं वो ये देख लें कि रिपोर्टर्स में एक वहाब कामरान भी होता है जो फिर ऐसा सवाल कर देता है, तो उन सवालों के लिए तैयार होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वहाब, साथ मौजूद थे आप और आपने वाकई कल ऐसा सवाल किया कि फिर हर मीडिया चैनल उसे पिक करने पर जाहिर सी बात है कि जब आप उनसे उनकी कारकर्दगी के बारे में पूछेंगे कि हर चीज़ तो नीचे गिर रही है तो फिर आप कैसे ऊपर उठ रहे हैं इस तरह के माहौल में। तो जब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा तो हर कोई उसे कवरेज देगा। तो जनाब इससे जाहिर ही होता है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप बैठे हैं या कोई करने के लिए बैठे हैं, तैयारी पूरी रखें, आपके अपने ऊपर भी सवाल उठ सकता है। वहाँ बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमें एक ब्रेक का गाजा, एक छोटी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। गर्मियाँ आती हैं तो बहुत सारे मसले साथ लाती हैं। वो मसला जो सबसे ज़्यादा हर घर में देखा जाता है वो ये होता है कि आपके जिस्म पर गर्मी दाने निकल आते हैं, जिससे ज़्यादातर बच्चे मुतासर होते हैं, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पहली गर्मियाँ होती हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर शायद चेंज हो रहा होता है। इस वजह से भी नौमौलूद बच्चों की स्किन पर ऐसा होता है कि दाने बनना शुरू हो जाते हैं, वालिदैन परेशान हो जाते हैं। ऐसे में जल्द को गर्मी दानों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अक्सर ये देखा गया है कि आम जब ज़्यादा खा लेते हैं ना तब भी जिस्म पर गर्मी दाने बन जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब भी आप आम खाएं उसके साथ कच्ची लस्सी ज़रूर पिएं। ये तो घरेलू टोटके हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको घर में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, या आपको करना क्या चाहिए, खुसूसन छोटे बच्चों को मद्देनजर रखते हुए? हमें ज्वाइन किया है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ताहिरा शाहिद ने। डॉक्टर साहबा बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि जब गर्मी दाने बच्चों को निकलते हैं तो माएँ क्या करती है? टैल्कम पाउडर का बड़ा इस्तेमाल करती हैं, फ़ौरन से लगा देती हैं कोई भी टैल्कम पाउडर ताकि वक्ती ठंडक उन्हें मिल जाए। हाँ, ये एक वक्ती टोटका है, ये वक्ती नुस्खा है। इसका एक वो हल जो कि माओ को बताया जाए कि मुस्तकिल तौर पर इस परेशानी से निजात हासिल की जा सके।
एक तो बच्चों में इसलिए ज्यादा होता है कि बच्चों के अभी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं जहाँ से पसीना निकल रहा होता है वो अभी बन ही रहे होते हैं, और उसका जो आगे मसाम होते हैं वो भी अभी पूरी तरह नहीं बन रहे होते। अब गर्मी दाना होता कब है? होता तब है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और पसीना आता है, और पसीना जो है वो ट्रैप हो जाए। अब वो ट्रैप किस तरह से होगा? चाहे तो आपने बहुत ज्यादा कपड़े की लेयर कर दी है, मोटे कपड़े पहना दिए हैं, तंग कपड़े पहना दिए हैं, तब भी ट्रैप हो जाएगा। फिर तब ट्रैप होता है जब आप उसको रोजाना जैसे नहीं नहलाते। तो कोशिश तो आपने सबसे पहले ये करनी है कि आप रोज दिन में जो है एटलीस्ट 2 दफा उसे नहलाएं। बिल्कुल लाइट सा कॉटन का कपड़ा पहनाएं, कभी भी सिंथेटिक मिक्स मटेरियल ये वाले कपड़े जो दूसरे हैं वो नहीं आपने पहनाने। आपने खुले बिल्कुल जैसे कुर्ते से होते थे ना वाइट वाले, बिल्कुल मलमल के कुर्ते टाइप, उस तरह के आपने कपड़े पहनाने हैं। फिर आपने पूरा दिन में उसको हवा में रखना है, पंखे में, कूलर में। आप बेशक जो कूलर के अंदर एक खस की लेयर होती है वो लगा लें, जिस तरह आपकी उसके ऊपर आपकी विंडोज के ऊपर, आपकी खिड़कियों के ऊपर, और आप उसके पीछे जो है आप पंखा लगा सकते हैं। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एसी में, लेकिन किसी ना किसी तरह किसी वेंटिलेशन में उसे रखना है और उसे साफ करते रहना है। हमने कोशिश करनी है कि वो जो आपकी स्वेट है या आपका पसीना है वो वहां पे जमा ना रहे। जब आप उसके ऊपर टैल्कम पाउडर डालते थे तो क्या होता था, वो मजीद जाके जम जाता था, वो तय जो है ना वो तय बन जाती थी और वो बंद हो जाता था। अब उसका मकसद तो ये होता था कि वो पसीने को जज्ब कर ले, और क्योंकि मेंथॉल होता है, मेंथॉल कूल डाउन करता है, तो वो उसका मकसद था। लेकिन होता यह था कि उसमें लेयर्स और लेयर्स जब तय जम जाती थी तो उल्टा और जो है वो आपका पसीना वहां पे जमने लगता था। तो आपने ये जो ऑयली बेस्ड क्रीम्स होती है ना, जैसे आपकी पेट्रोलियम जेली, वैसलीन पाउडर, ये चीजें ऑयल बेस्ड आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने बच्चे को जितना हो सकता है पानी से नहलाना है, हवादार रखना है, और अगर हो ही जाते हैं गर्मी दाने तो आप उसके ऊपर जैसे कॉर्न फ्लावर जो आपका होता है ना, कॉर्न फ्लावर, उसका पेस्ट बना के लगा सकते हैं, वो भी बड़े फायदेमंद होता है। प्योर एलोवेरा जो कवार गंदल प्योर है उसको तोड़ के उसका वो निकाल के करके आप फ्रिज में रख लें, वो भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट पहले कर लेना चाहिए कि सूट कर रहा है कि नहीं। बाकी आपने ना एक स्प्रे रख लेना है अपना बना के, जिसके अंदर आप ठंडा का ठंडा जो है लस्सी हो, आपकी जो है आप क्यूकम्बर जूस, मतलब आप खीरे का जूस जो है, आपके तरबूज का जूस जो है, आपके पुदीना और दही वाली चटनी जो है, इन चीजों का आप इस्तेमाल पूरे दिन में कीजिए। नींबू पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पीजिए। बच्चे को भी आप सीजनल फ्रूट्स का जितना ज्यादा जो है ना, इस तरह के फ्रूट्स का आप पिलाएंगी पानी, वो भी ज्यादा अच्छा है। हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, वेल वेंटिलेटेड रखना बहुत जरूरी है, और सफाई बड़ी जरूरी है। हम क्या करते हैं, कपड़े भी 2 दिन तक नहीं धोते। रोज कपड़ों का धोना, पानी में से उसे निथारना, उसे धूप में सुखाना जरूरी है। और स्पेशली आपकी जो बेडशीट्स हैं, आपके जो गद्दे हैं, आपके जो ये है, ये भी हम मोटे मोटे कपड़ों के इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि जो बच्चे की जो आप लिनन यूज कर रहे हैं, बेड लिनन यूज कर रहे हैं, वो भी प्योर कॉटन की हो, और उसको भी आप चेंज करें। बच्चों के लिए डिफरेंट टॉवल्स, डिफरेंट हर चीज रखें, बड़ों के बच्चों के एक में ना रखें। और उनके ऊपर यही जो मैंने आपको जैसे बताया है कि आप कॉर्न स्टार्च लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, कैलामाइन लोशन मिलता है। अगर आप मेडिसिनल चीजों पे जाते हैं तो वो आपने देखा होगा, चिकन पॉक्स में भी हम लगाते थे। कैलामाइन लोशन जो है वो वक्ती तौर पर बड़ा अच्छा सा ठंडा सा फीलिंग कर देता है उसको। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर वो इन्फेक्ट हो गया है, वाकई बहुत ज्यादा रेड हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, सोजिश हो गई है, तो सिर्फ डॉक्टर से जी आप हफ्ते तक के लिए जो है वो बिल्कुल माइल्ड जो कॉर्टिजोन क्रीम होती है, माइल्ड वाली, लेकिन वो भी आपने 2-4 दिन से ज्यादा नहीं लगानी होती। बच्चों में प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो तभी है जब बहुत इन्फेक्ट हो गए। वरना आप कैलामाइन लोशन लगाइए ताकि वो इन्फेक्ट ना हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता उसके अंदर जैसे पस आने लगती है या उस तरह से होने लगता है, तो आपने अच्छी तरह एक दफा अच्छी तरह से पायोडीन से साफ कीजिए, हल्का सा उसे साफ करिए, और उसके ऊपर फिर आप पॉलीफैक्स लगा सकते हैं, बस थोड़ी देर के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल ये ऑयली बेस्ड जो होती है ना ऑइंटमेंट, उससे कवर नहीं करना। तो बिल्कुल बच्चा को जितना ज्यादा आप कूल डाउन रखेंगे, उसकी डाइट पे भी जोर दें, ज्यादा से ज्यादा उसे पानी देते हैं, उसे दही का इस्तेमाल कराते हैं, उसे ये सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल कराते हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाने, बहुत ज्यादा फैटी फूड भी नहीं खाना, उससे भी बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारे बच्चों के लिए हो गए ना। जो बड़े होते हैं, अक्सर हमने देखा कि गर्मियों में उनके भी चेहरे पे या उनकी भी कमर पे दाने निकलते हैं, या तो ये कि वो सारा दिन बाहर गर्मी में होते हैं, फिर पसीना उन्हें भी आया होता है, या फिर गर्मियों में ग़ज़ा वो ऐसी खा रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर गर्मी पैदा होती है, फिर वो दानों की सूरत में बाहर आती है।
देखिए, अगर आपका तो सीटिंग का काम है, बैठने का काम है, तो आपको पता है कुछ सीट्स के ऊपर भी वो मिलता है ना, एक बिल्कुल उसमें पोर्स से बने हुए होते हैं, मतलब जाली की एक कवर सा मिलता है, आप वो रख लें। अगर आपकी प्रोलॉन्ग सीटिंग है, चाहे वो आपका गाड़ी में है, गाड़ी में भी रेक्सीन के कवर या वो वाले कवर नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक के कवर्स को आप अवॉइड करें। कोशिश करें कि चेन की जो कुर्सी होती है या बोर्ड की कुछ कुर्सी होती है उन पे बैठा करें, या उसके ऊपर कोई वो जो पोरस की चीज है वो इंसान रख ले। फिर उसी तरह कपड़े, हमने टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने और हमने लाइट कपड़े पहनने हैं, और जो है वो बाहर से जब हम वापस आते हैं तो फौरन आपने नहाना है, कूल डाउन होना है। कोशिश करिए कि जब बैठे छांव में बैठे, हवादार जगह पे बैठे, हवा अपने आप को देते रहे। अब मैं मास्क की भी बात करूंगी। अब मास्क की वजह से भी बहुत ज्यादा जो है ना लोगों की स्वेट जो है वो फंसना शुरू हो जाती है उधर, क्योंकि वो स्वेट भी अंदर कर रहे होते हैं। तो हर वक्त मास्क मत पहने, सिर्फ किसी के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो तब आप पहन सकते हैं। जब भी आप अकेले हैं, गाड़ी में हैं, अंदर है, खुली फिजा में दूर हैं, तब आप कोशिश करें कि उसको चेंज कर ले। और कंटेमिनेटेड जो है वही उठा के फिर से पहनने से मजीद आप जो है उसको कंटेमिनेट करेंगे। दूसरा, आपने खाने पीने में बहुत ज्यादा मीट का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा कॉफी चाय पीना, बहुत ज्यादा गर्म ड्रिंक्स पीना, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाना, मिर्चों वाला खाना खाने से भी आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। तो जैसे पहले मैंने आपको कहा कि जितना ज्यादा आप दही इस्तेमाल करते हैं, पुदीना इस्तेमाल करते हैं, खीरे इस्तेमाल करते हैं, आप ये जो बार्ली होता है, जौ होता है जिसमें शक्कर और हम बार्ली का वो वाटर बना के पीते हैं, वो बहुत अच्छा है आपके लिए, वो बनाएं। शिकंजबीन बनाएं, शिकंजबीन पिए, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये वाली चीजें जो आप जितना ज्यादा अपने आप को रिहाइड्रेटेड रखेंगे, और वाटरमेलन जूस या फिर तरबूज का जो तरबूज है इसको खाएंगे ठंडा करके, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। डॉक्टर साहिबा, आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे लिए कोई सवाल ही नहीं छोड़ा। तो मैं फिर ऐसा करता हूँ कि और टॉपिक पे बात कर लेता हूँ आपसे, बिकॉज हमने कुछ वैक्सीन से मुतालिक भी आपकी वीडियोस देखी हैं, आप उस पर भी बहुत बात करती हैं। पाकिस्तान में स्पेशली जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो थोड़ा सा परेशान है कि कौन सी वैक्सीन उनके लिए है, बिकॉज ज़ाहिर है प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए वैक्सीन के ट्रायल्स बहुत कम हुए। अगर इस पर आप थोड़ी सी रहनुमाई कर सकें। जी, मैं इसमें कहूंगी कि पाकिस्तान में जो इस वक्त वैक्सीन लग रही है ना, हमें साइनोफार्म पहले लगी थी, उसकी सेकंड डोज लग रही है, साइनोवैक वैक्सीन लग रही है, कैंसाइनो बायो वैक्सीन लग रही है, और 40 से ऊपर के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लग रही है। फिलहाल सिर्फ यही वैक्सीन लग रही है। फाइजर आ चुकी है पर फाइजर अभी नहीं लगी। तो आपको पता होगा कि ये सारी इमरजेंसी यूज की जो वैक्सीन है वो है, और उसमें अभी इतनी स्टडीज नहीं हुई कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स में, दूध पिलाती औरतों में यह जा सके कि ये कम्प्लीटली सेफ है कि नहीं है। तो स्पेशली ये जो कन्वेंशनल चाइनीज वैक्सीन है जिसके अंदर जो है आपका वायरस किल करके डाला जाता है, या आपका कैंसाइनो बायो है जो वायरल वेक्टर को यूज करता है, जिसे हम कहते हैं कॉमन कोल्ड का एडिनो वायरस वाला वैक्सीन, या फिर आपका एस्ट्राजेनेका, तो उनमें अभी इस तरह से प्रूव नहीं है और ना ही इतनी स्टडीज हुई है कि हम इसकी सेफ्टी को एस्टैब्लिश कर सकें। इसलिए कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके घर में बाकी लोग वैक्सीनेट हो जाएं और वो थोड़ा सा रुक जाएं, और जब इतनी स्टडी आ जाए या इतना प्रूव हो जाए वो तब लें। mRNA जो है फाइजर है, उसमें उसकी जो फाइजर और मॉडर्ना है उसके लिए उन लोगों ने वेस्ट में अलाउ कर दिया है प्रेग्नेंट औरतों को और लैक्टेटिंग मदर्स को, और कहा है कि इसमें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन इसमें भी जो है मैं आपको बताती चलूं कि यूजुअली एक टाइम पीरियड होता है, एक केस को स्टडी किया जाता है, तो उन्होंने इतनी स्टडी नहीं की थी प्रेग्नेंट औरतों और उसमें कि वो अभी उसको फॉर श्योर कह सके, इसलिए उन्होंने पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे रख दिया है कि अगर आप बहुत आपको लगता है उसको कैच करने से आपको ज्यादा नुकसान है तो आप लगवा सकते हैं, वरना अगर आप बच सकते हैं दूसरे एसओपी से तो बेहतर यही है कि आप बच लें और जब आप डिलीवर कर दें तो तब आप लगवा लें। मोर सो फॉर प्रेगनेंसी लैक्टेटिंग के लिए तो फिर भी ठीक है। डॉक्टर साहबा, लेकिन क्या ऐसी कोई स्टडी पाकिस्तान में हो रही है या हुई है, या ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर खुदा ना खास्ता खातून को कोविड हो जाए तो उसकी वजह से उनकी अपनी सेहत पर तो मसाइल हैं, लेकिन आने वाली की भी सेहत पर जो है वो आफ्टर डिलीवरी हमने देखा कि ज्यादा नुकसान होता है। हाँ, उन्होंने देखिए जो बच्चे में ट्रांसमिशन हुई है उसकी वजह से एज सच बच्चों के अंदर जो नुकसान देखा गया वो आपको पता है, ये दोनों ट्रेंड्स देखेगा, और ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये बाहर हुआ है जहाँ पे बहुत ज्यादा सिवियर कोविड के केसेस जो है हुए हैं। उसमें ये हुआ है कि बड़े अजीब उन्होंने ट्रांसमिशन देखा कि कभी माँ जो थी वो इफेक्टेड थी और बच्चा बिल्कुल नहीं था, और कभी जो है वो माँ इफेक्टेड नहीं थी लेकिन बच्चा इफेक्ट हो गया। अलबत्ता बच्चे की अंदर फेटल साबित होना या डेथ होना एज सच उसके कोई इतने एस्टैब्लिश्ड केसेस नहीं है। माँ के अंदर हाँ वो
मुज़र साबित हुआ और माँ के अंदर और भी जो है ना अंडरलाइन कंडीशंस थी जैसे बाकियों की थी कोविड के को लेकर। तो इसलिए मैं कहूँगी कि एटलीस्ट हम अपने उसको देखते हुए, अपने स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए, जिस तरह से हमारा चल रहा है उस हिसाब से हम देखें, और जो गाइडलाइंस मिली हुई हैं, क्योंकि ये सारा कुछ गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई है पूरा कुछ सोच समझ के, तो उसके हिसाब से हम इस वक्त प्रेग्नेंट औरतों को एज सच सजेस्ट नहीं किया जा रहा। और ये भी देखा जा रहा है कि जो आके फिर फोर्सिबली कहती हैं कि हम खुद लगवाना चाहते हैं, उनको भी गाइड किया जाता है कि आप थोड़ा सा रुक जाएं, आप डिलीवर कर लें और उसके बाद फिर आप या फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सर्टिफिकेट ले आएं कि आप टोटली फिट हैं, तभी वो सोचा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया। और यकीनन वो एक ऐसे मसले थे जिनके बारे में हम खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपने हमारी कन्फ्यूजन दूर कर दी है। आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था कि आज दुनिया भर में बाईसाइकिल डे मनाया जा रहा है। ये दिन यूनियन साइकिलिंग इंटरनेशनल 2018 से 3 जून को आलमी सतह पर मनाया जाता है। साइकिल माहौल दोस्त सवारी हमेशा से समझी जाती है। यौम साइकिल मनाने की सबसे बड़ी वजह माहौलियात में आलूदगी को कम करना और सेहत से मुतालिक बेदारी पैदा करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साइकिल सवारी से बेहतर सेहत हासिल की जा सकती है। आप एक्सरसाइज फॉर्म में रहते हैं, आपकी बॉडी अच्छी रहती है। साइकिल सवारी करने वालों में दिल की बीमारियां, ज़ियाबतीस और कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती, वो इन बीमारियों से महफूज रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद साइकिल पर सफ़र करने का रुझान अब ख़त्म होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ये चीज़ नापैद हो गई है। ऐसे में इस्लामाबाद के ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साइकिल को फिर से आमदोरफ्त का ज़रिया बनाने की मुहिम चला रहे हैं और अब वो बच्चों में इसकी अहमियत उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस पर बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, बच्चों में साइकिलिंग का रुझान इसको बढ़ाना, इसके लिए आप जो काम करें, तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि अच्छा बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए कि बच्चे मोटिवेट हों, वो साइकिल चलाएं? और अब हम देख रहे हैं आपके साथ बहुत से बच्चे भी हैं, आई एम श्योर ये सारे बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते होंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं समर टीवी का और नया दिन, तो हर नया दिन जो है ना जी, ये बच्चों के लिए हम ये पैगाम दे रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो हमारा मुस्तकबिल है। और मैं खुद एक दिन बच्चा ही था जिससे मैं साइकिलिंग शुरू की थी, और मैं अपने वालिद से मोटिवेट होके, क्योंकि मेरे वालिद जो थे रोल मॉडल होते हैं, हर घर के पेरेंट्स रोल मॉडल है, तो वो साइकिल पे अपने ऑफिस जाते थे। तो मैंने भी उनसे ये कहना शुरू किया कि मैं स्कूल भी जो हूँ साइकिल पे जाऊँगा। पहले वो मुझे साइकिल पे बिठा के स्कूल लेके जाते थे। तो इस तरह से जब मैंने अब ये, अगर आप देखेंगे तो पिछले 6-7 साल से जब से मैंने और मेरी फैमिली ने रीलोकेट किया बैक फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट टू पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद में हम मुकीम हुए, तो यहाँ पे ये हमने शुरू किया कि साइकिलिंग को फ़रोग दिया जाए, क्योंकि साइकिलिंग जो है वो एक सिंपल, सस्टेनेबल और एक रिलायबल सवारी है। और बच्चे जो हैं ये हमारा मुस्तकबिल हैं, और इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि ये जो हमारा डिजिटल माहौल है, जिसमें मोबाइल हैं, जिसमें लैपटॉप्स हैं और बहुत सारी गेम्स हैं, तो इनमें बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे बड़े एक्टिव हैं, लेकिन इनकी जो एक्टिवनेस है वो मोर बढ़ाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने आप को रिफ़्रेश करें। तो साइकिलिंग एक बेहतरीन तरीका है उनको एक्टिव करने का। और माशाल्लाह आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द ये 6 साल से लेके कोई 11-12 बच्चे हैं, और हम माशाल्लाह 100 से ज़्यादा अभी इन बच्चों को साइकिलिंग के अंदर कोच कर चुके हैं, EBR। और नॉट ओनली कि हम इन्हें साइकिलिंग की कोचिंग देते हैं, इनके साथ टोटल लाइफस्टाइल कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, मैनरिज़म्स क्या हैं, रोड सेंस क्या है और नेविगेशन कैसे है। तो ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज है जी, क्योंकि ये वतन जो है ये इन बच्चों का है, और ये हम तो एक सिर्फ उन्वान हैं और ये पूरी एक दास्तान है। तो इसलिए इनके साथ हम मिलके ये भी, इसलिए इन बच्चों का सेहतमंद होना हम समझते हैं सर बेहद ज़रूरी है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि उनको भी आप बता सकें कि इंसानी सेहत के लिए साइकिल चलाना कितना मुफीद है, क्योंकि हमें रोज़ाना की बुनियादों पर वक्त नहीं मिलता कि हम साइकिल चला सकें। अगर रोज़ाना भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन कितना वक्त हम निकालें अपनी ज़िंदगी में कि साइकिल चलाएँ और इस सवारी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत को बेहतर बनाएँ।
جی بالکل یہ جو ہے بہت ضروری ہے اور اس سے بچوں کی ہیلتھ بھی بہت ہے. آپ دیکھیں گے یہ کتنے انرجیٹک آپ کو نظر آ رہے ہیں. بالکل. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دن چونکہ ظاہر ہے اٹس سائیکل ڈے, وہ پیرنٹس جو کہ ہمارا سیگمنٹ دیکھنے کے بعد یہ سوچیں گے کہ اگر بچہ سائیکل نہیں چلاتا یا بچے کے پاس سائیکل نہیں ہے تو چلیں آج مارکیٹ جاتے ہیں, بچے کے لیے سائیکل لے کر آتے ہیں. ذرا ان کو بھی سمجھائیں کہ جب وہ مارکیٹ جائیں تو سائیکل کیسی لینی ہے بچے کے لیے, 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے کے لیے سائیکل کیسی لینی ہے, بیکاز بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے. چائنیز بھی ہے جی, پاکستانی بھی ہے, ہوا والے ٹائر بھی ہیں, ربر والے ٹائر بھی ہیں, بریکوں والی بھی ہے, بریکوں کے بغیر بھی ہے. تو کون سی سائیکل بچے کے لیے لینی چاہیے؟ ہاں جی, یہاں بریکوں کے بغیر تو کوئی سائیکل نہیں ہونی چاہیے ورنہ تو نہیں, وہ کہتے ہیں نا وہ پیڈل آگے چلاؤ گے تو سائیکل آگے جائے گی, پیڈل پیچھے چلاؤ گے تو سائیکل پیچھے جائے گی, وہی اس کی بریک ہے. پیڈل روک دو گے سائیکل رک جائے گی. جی گیئرز والی بائسیکل ابھی جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں, EBR کڈز اسکواڈ کہتے ہیں ہم انہیں. اچھا, EBR ہمارا ارلی برڈ رائڈرز, یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے لوگو ہے اور یہ اس کا میں فاؤنڈر ہوں. اور یہ جو کڈز اسکواڈ ہے اس میں 6 سال سے لے کے 12 سال کے بچے ہیں. تو اب یہ 6 سال کے بچے آپ اگر میں نے کچھ کلپ بھیجے ہیں وہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ آف روڈ سائیکلنگ بھی سمجھیں, کیونکہ گیئرز وغیرہ کیسے چینج کرنے ہیں. جہاں تک آپ کا سائیکل خریدنے کا تعلق ہے اس میں ہم بالکل ان کے پیرنٹس کو انیبل کرتے ہیں. اور جو پیرنٹس سن رہے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پلیز خریدنے سے پہلے اویئرنیس لیں کہ سائیکل کیسی اور کیوں لینی ہے. کیونکہ اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ ڈیسیژن اس طرح سے لیتے ہیں کہ چلے اتنے ہزار کی میں لے دیتا ہوں. وہ جاتے ہیں تو جو سیل کرنے والے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی سائیکل بک جائے, تو وزنی سی لوہے کی بنی ہوئی ڈفرینٹ جو ہے بائسیکلز پلیز نہ خریدیں. آپ ایک پراپر سائیکل لیں جن میں منیمم گیئرز ہوں, جو آگے فرنٹ اور ریئر, تاکہ آپ کا بچہ اس کے ساتھ گرو کرے. اور اس میں اب یقیناً پاکستان کی جو بائسیکلز ہیں ان میں تو ابھی بچوں کی بائسیکلز میں گیئرز نہیں ہوتے, لیکن جو باہر سے چائنا سے آتی ہیں ان میں برانڈ دیکھا جا سکتا ہے. ہلکی وزن کی بائسیکل ہو اور گیئرز والی ہو اور بریک ہونا بڑے ضروری ہے کہ زندگی میں بریک لینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی زندگی میں بریک لینا ہے کہ اپنے آپ کو ریفریش کرنے کو آپ بریک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بریک لینا بڑا ضروری ہے. میں ایک لاسٹ میں چیز پوچھوں گی کہ والدین سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو کیا ان کا رجحان ہوتا ہے بچوں کو سائیکل لے کے دینے کی طرف, کیونکہ زیادہ تر والدین کہتے ہیں کہ بچوں کو سائیکل لے کے تو آوارہ ہو جائیں گے, گلیوں میں گھومتے رہیں گے. یہ آپ کی بہت مزے کی بات ہے اور آپ نے میں نے کچھ اپنے پاس سائیکلیں لے رکھی ہیں اور جو پیرنٹس ہیں ان کو جب میں دکھاتا ہوں کہ آپ کے بچے کی یہ ٹیلنٹ ہے تو وہ ٹھک سے جا کے سائیکل پھر خرید کے دیتے ہیں. ایکچولی پیرنٹس جو ہیں جیسے آپ ایک اچھا بیگ لے کے دیتے ہیں, ایک اچھی کوئی اسکول میں فوڈ کا جو اس کا باکس ہے اسے لے کے دیتے ہیں, تو اس کی افادیت پیرنٹس کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کس طرح ایکٹیو انرجیٹک ہو کے واپس معاف کیجیے گا آتا ہے گھر میں اور اچھا بہتر کام کرتا ہے. بالکل. تو جو پیرنٹس سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یقین کیجئے کہ آپ کا بچہ بہتر پڑھے گا, اس کی ریٹینرشپ بھی اچھی ہوگی, جو وہ پڑھے گا وہ اسے زیادہ بہتر یاد رکھے گا اور گھر میں وہ ایک ڈسپلنڈ بچہ ہوگا, بیکاز جب وہ سائیکل کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ ڈسپلن کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ. سر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جنرلی اب لوگ اگر بچے کو سائیکل لے کر دے رہے ہیں, 3 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ, وہ سائیکل لے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس تم اپنے لاؤنج میں چلا لو, ٹیرس میں چلا لو, کار پورچ میں چلا لو, باہر نہیں نکلنا. تو یہ جو رویہ ہے اس سے متعلق بھی کامنٹ کیجیے گا. یہ وہی رویہ ہے جیسے ماں باپ کا یہ رویہ ہے کہ یہ بچہ کھاتا نہیں ہے تو چلو سامنے ٹی وی لگا دو اور ویڈیو چلا دو, یہ چپکے سے بیٹھ جائے گا. یہ بڑا منفی رویہ ہے. پیرنٹس کو خود ٹائم دینا چاہیے, اور اب جب پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہو رہے ہیں. ایکچولی ہر ماں باپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہو سکتا, تو یہ ضروری ہے کہ ہماری کمیونٹیز میں ہم مجھ جیسے لوگ جو ہیں اور جو لوگ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کلبز ارینج کریں جن میں بچے جا کر پارٹیسپیٹ کر سکیں. اور اس کا بھی بہت فقدان ہے کہ بچوں کے لیے سیف
جو ہے سائیکل چلانے کی جگہ نہیں ہے تو وہ بھی ہمیں مہیا کرنی چاہیے. اور وہ ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ گورنمنٹ مہیا کر دے, نہیں, کمیونٹی کو اپنے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مل جل کے کمیونٹی جو ہے ایسی پارک کی کوئی جگہ کو فیسیلیٹیٹ کرے. بالکل ایسے سائیکل ٹریکس بنائے جائیں. ایگزیکٹلی سر, کراچی میں بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی سی وی روڈ پر جو ہے وہ باقاعدہ ٹریک بنایا گیا ہے سائیکل کے لیے, بڑی اچھی بات ہے. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تو ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں نا, جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی سائیکل چلانا ضروری ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اکا دکا لوگ ہی ہوتے ہیں جن کا انٹرسٹ ہمیں نظر آتا ہے سائیکلنگ میں, زیادہ تر بڑے بھی. میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ہو کہ کسی ایج میں بھی, اب دیکھیے میں ہنس کے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آئی ایم این ایج ڈیفائنگ سائیکلسٹ اینڈ آئی ایم 72 ایئرز اولڈ, اور میں اور ارلی برڈ رائڈرز کی کلب جو ہے وہ گلگت سے خنجراب پاس جا چکی ہے, جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہائیسٹ مقام ہے بارڈر کا, 15,500 فٹ کی بلندی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو بڑے بھی ہیں وہ مت شرمائیں, اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے one has to be taking time out. Exactly. ہم اس کے لیے ایک سلوگن ہے, when in doubt pedal it out. when in doubt pedal it out. واو, پیڈل اٹ آؤٹ, سائیکل چلاؤ, صحت بناؤ. کیا بات ہے. ارلی برڈ رائڈرز جو ہے وہ 3 ہمارے حصے ہیں, جو ایک جو ہے میلز کا ہے, اس میں جو فاسٹ ٹریک کے لوگ ہیں ہم انہیں EBR لیپرڈز کہتے ہیں. اس کے بعد ہماری جو فیمیل گرلز ہیں ان کو ہم EBR شیروز کہتے ہیں. اور یہ آج ہم نے یہ نئی اویئرنیس دی ہے معاشرے میں کہ کڈز بڑے ضروری ہیں. تو EBR کڈز اسکواڈ جو ہے یہ پورے پاکستان میں یہ ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے کہ پلیز بچوں کو سائیکلنگ کے لیے جو ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. یہ نہیں کہ سائیکل لے دیں اور کہیں وہ والی بات آپ کی کہ برآمدے میں چلا لو, وہ صحیح نہیں ہے, وہ منفی رویہ ہے. ان کو ٹائم دیں, پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, بلیو کریں ان بچوں میں بڑا پوٹینشیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ صبح سے تیار ہو کے آ کے بیٹھے ہیں اور انہیں یہ بھی احساس ہے اب میں نے اس کے بعد ان سارے بچوں کو سائیکلنگ کرانے کے لیے لے کے جاؤں گا. تو وی ول سیلیبریٹ دس ڈے انٹرنیشنل. اور کتنا اچھا ہو سر کہ آج ہم دیکھیں بڑوں کی طرف سے کہ اماں ابا جو ہے نا وہ بھی سائیکلنگ کرتے ہوئے نظر آئے, یا ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم بھی نکلے سائیکل پر, کیونکہ ویسے بھی وہ بڑے فٹ ہیں اور اس طرح بڑا دھیان دیتے ہیں. جی ابھی ایک ایگزامپل سیٹ اپ کی ہے, تھوڑے سے بالکل آپ کی بات بجائے, ہی از ون آف دا فٹسٹ پرسن, میری اور ان کی ایج برابر ہے, اور آپ دیکھیں وہ کتنے ایکٹیو ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ پیرنٹس, اور میں اس کی ایک زندہ ایگزامپل ہوں جی. میرے مطلب میں اپنے بچوں کے ساتھ جب وہ جتنے تھے تو وی ہیو 4 bicycles, میرے 3 بچے ہیں, تو ہم پانچوں کے پانچوں سائیکلنگ کرتے تھے. اب بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ہمارے ہاں ہم ایگزامپل سیٹ کریں, بالکل یہ بہت ضروری ہے, معاشرہ جو ہے بڑی جلدی, بے شک ایگزامپل سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ دیکھیے کہ اپنے آپ کو مینٹین, دیکھیے ایگزیکٹلی اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے, تو یہ ایکسرسائز ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ضروری ہیں. سر وقت ختم ہو گیا ہے, تھینک یو ویری مچ ساتھ موجود آپ, اور آپ کے ساتھ جو بچے کھڑے تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اب آپ پلیز سائیکلنگ کیجیے آج, اور جنہوں نے آج ہمیں سنا ہے وہ سب آج سائیکل ضرور چلائیں, جن کے پاس سائیکل نہیں ہے وہ سائیکل لے کر آئیں. کل ملاقات کریں گے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.